हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं। दिस इज योर कपिल भैया। आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर द लास्ट सेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आखिरी सेशन समझ के इग्नोर मत कर देना, क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पर सिर्फ बात नहीं करेंगे, बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय करके साइड में रख देंगे। जो पहला वाला सेशन था जिसमें टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे सेल्स एंड टिश्यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो सेकंड सेशन मैंने लिया था, आई नो इट वेरी वेल कि अभी आपको मेरी आवाज भी बहुत बढ़िया आ रही होगी, गला वगैरह सब ठीक हो गया है, और सेकेंडली आपको मेरी वीडियो भी दिखाई दे रही होगी। ये दोनों चीज सेकंड वाले सेशन में थोड़ी सी मिसिंग थी, तो थोड़ा सा वो वाला इंग्रेडिएंट कम हो गया था, बट द क्वालिटी कंटेंट वाज टॉप नॉच। द सेम थिंग वी आर गोइंग टू फॉलो हियर इन दिस सेशन एज वेल। देखो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, 3 टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम, जिसको पूरी दुनिया कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बोलती है। मेरा क्या एक्चुअली में इसमें 10th लेवल का हम लोग नहीं पढ़ते, थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाते हैं, और थोड़ा सा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का डायरेक्शन है, क्योंकि अपन एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं। एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं। तो इसके साथ साथ ना हमारा जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, हम लोग को थोड़े और भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ आपको याद करवा रहा हूँ। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यदि आप देखोगे जो प्लांट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद जो पर्टिकुलर जो डीएनए वगैरह के क्वेश्चन है, जाइगोट एम्ब्रियो वगैरह के क्वेश्चन है कि ओव्यूल क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, ये जितनी भी आपको कंफ्यूजन होता है ना, डीएनए क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड क्या होता है, डेप्लॉइड क्या होता है, ये जितने भी आपको कठिन दिमाग में थॉट्स आते हैं ना कि यार ये होता क्या है। ठीक है, हो सकता है आप कॉमर्स स्टूडेंट हो सकता है आपका ह्यूमैनिटीज हो, ठीक है भाई, यदि तेरा साइंस भी है तो साथ में मैथ्स ले रखा है, बायो नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी कंडीशन। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इनक्रेडिबल और बहुत ही एक्सेप्शनल सेशन ये वाला होने वाला है, जिस लाइक द वे वी हैव बीन डूइंग राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जिसने भी अभी तक बाकी की चीज़ें मेरी नहीं देखी है, पूरी बायो ये आखिरी सेशन जिसमें अपन खत्म करने वाले हैं, जो यहीं पर जो 3 टॉपिक कवर करेंगे, पहला कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, दूसरा रिप्रोडक्शन, और आखिरी जिसका नाम है डाइवर्सिटी, जिससे पूरी दुनिया डरती है। मगर आपको पता है पिछली बार एनडीए 2024 में सीधा क्वेश्चन अपने नोट से उठकर आया था कि किसको स्पंजिस कहा जाता है, पॉरीफेरा सीधा क्वेश्चन अपने नोट से उठकर आया था, जिसको मैं सिर्फ 6 स्लाइड लेता हूँ और जिसमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा चैप्टर ओवर कर देता हूँ बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में बैठा कर। वो सारी चीज़ अपन लोग यहाँ पर कर रहे होंगे और बहुत ही कम समय में एक बढ़िया आउटपुट देकर जाऊंगा। मेरे को पता है, मैं सही में सही बता रहा हूँ, तुम्हारा माइंड रीड इतने बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ ना। इस मोमेंट पर आकर आपको यही लगता है ना कि ज़्यादा बड़ा सेशन देखेंगे और उसमें इतनी कम प्रोडक्टिविटी, क्या मतलब रहेगा। ठीक है, इससे अच्छा तो अपन एक काम करते हैं, ये टॉपिक को छोड़ देते हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी स्टेज से निकला हूँ, आई नो इट वेरी वेल। मैं आपकी सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन वेरी वेल। इन सभी को ध्यान में रखते हुए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट ऑफ इंडिया फॉर एनडीए जीईटी एम प्रोवाइडिंग टू यू। ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस लगता है ये बोलने के लिए, क्योंकि वट एवर आई कमिट आई डू इट फॉर माई स्टूडेंट, दैट आई डिड लास्ट टाइम एट द सेम आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट यहाँ पर करेंगे पेपर लीक के रिगार्डिंग। ठीक है, पेपर लीक इन द सेंस की इतने बढ़िया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसके बाद इसे ही बता रहा हूँ, 13 अप्रैल को जब आप पेपर देकर आओगे ना, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी ना, वो ये आएगी कि यार एक बार कपिल भैया को बोल देते कि भैया जो बताया था वही आ गया। ठीक है, अभी तक जो सेशन करा इसमें से तो पूरा पेपर बनेगा, मगर आगे चल के जो फाइनल टच देना होता है, दैट वी विल बी गोइंग फ्रॉम हियर। जिसका भी एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर होता है एनडीए 1 2025 का, दैट पर्टिकुलर गाय, दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, इधर मेल और फीमेल, विल बी एडेड ऑन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, जिसमें हम लोग तैयारी करवाते हैं एसएसबी की, बिकॉज वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। साथ में इंडिया की जो वन ऑफ द बेस्ट एसएसबी कोचिंग्स है, उसका भी हम दोनों का एक्सपीरियंस हो रखा है, नरेंद्र सर और ये और कपिल भैया। सेकेंडली मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ पर हम इंटरेक्शन करवाते हैं, एनडी कैडेट्स विल बी इंटरेक्टिंग विद यू, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सारी चीजें आपको बता रहे होंगे। और बाकी आपने ऑल इंडिया रैंक 18 सारंग इंग्लिश की स्टेटमेंट तो आपने देखी होगी, ही इज ऑल सेट टू सपोर्ट यू गाइस। बस आप मेहनत करो, एग्जाम क्लियर करो, हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग से अभी सपोर्ट करते आ रहे हैं ना, ऐसे आखिरी तक, जब तक यू नो टू दैट लास्ट फ्रंट गेट ऑफ इंडिया खड़कवासला, वहां तक हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर अपन लोग शुरू करते हैं ये वाला सेशन। पहला टॉपिक है हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम। तो यार नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है यार? नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है कि ओवरऑल जो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर रही है कोई ऐसी चीज जिसके हिसाब से आप पूरे एक्शन ले रहे हो, ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। मतलब एक्शन लेना, तो सर एक्शन तो अपन लेते हैं कुछ ना कुछ सोचकर,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू थिंक, हमको कुछ सोचना पड़ेगा, एंड वट एवर वी थिंक वी बिकम, जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वैसे ही एक्शन लेने लगते हैं। तो सोचने से लेकर एक्शन लेने तक जो मेन चीज़ हमारे दिमाग में रिक्वायर्ड है, जो हमको ज़रूरी है, जो कि नेसेसरी है, दैट इज़ अवर नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मतलब दिमाग एक ऐसी चीज़ है ना, आपने देखा होगा कि people are going to gym, they are having big biceps, shoulders, triceps, they are having, ठीक है, abs हैं, but in shoulder, you know, people with a bulky body doesn't require, but the people with a good and sharp mind, they are required, ठीक है, उनकी जरूरत पड़ती है। तो भले ही एक, you know, healthy physique is very required कि एक fit body हो, क्योंकि वो जो fit body है ना, it will lead to fit mind, and fit mind will engross, you know, quality thoughts in your mind, and that would eventually improve your psychology। तो वो सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो आपका माइंड है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको एसएसबी का एग्जाम्पल भी देकर बताया, इतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए नर्वस सिस्टम है। और जितना भी सोचना, समझना, एक्शंस लेना आता है ना, वो सारा नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आती हैं जिसका जिक्र थोड़ा बहुत आपको पता होगा, जैसे कि न्यूरॉन्स, जितनी भी नर्व्स हैं इसमें आती हैं, जितने भी न्यूरल ऑर्गन्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। सर थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा और बढ़िया तरीके से आप हमको बताने का ट्राई करोगे ना तो मजा आ जाएगा। So this is your Kapil Bhaiya. We are all set to begin this particular session. This was just the introduction कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एकदम अमेजिंग एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर आपको एकदम here you can see a cup of hot black tea. I think it is, yeah, it is black tea. ठीक है, शुगर साइड में रखी हुई है। यार बिना शक्कर की चाय क्या ही चाय है, आप सभी को पता है। चाय मतलब बिना शक्कर वाली तो चाय होती ही नहीं है। शक्कर डालो बढ़िया, थोड़ी सी मिठासी ले लो जिंदगी में, क्या गलत है। बाकी यहाँ पर देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या रखा हुआ है, मगर ऑन दी अदर एंड यदि अपन मेन चीज़ के ऊपर बात करें, जिस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा इंफेसिस रखना चाहता हूँ, वो ये है कि यदि आप ये चाय को हियर यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ से भाई कितना धुआं निकल रहा है, यहाँ से दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या है? दिस पर्टिकुलर कप ऑफ टी इज़ रियली हॉट, काफ़ी गर्म है भाई। अब ये इतना गर्म है कप ऑफ टी कि जैसे ही पियोगे ना आप इसको, एकदम से बढ़िया से एनर्जी मिलेगी। भाई मेरा खुद का चाय पीने का मन कर रहा है यार। आप तो ऐसे हो कि अभी वीडियो पॉज करके चले जाओगे कि मम्मी चाय दे दो हमें, मगर मैं अभी यहाँ पर सेशन लीव करके नहीं जा सकता हूँ। मैं बाद में भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट द फैक्ट इज दैट व्हाट इज द गारंटी दैट आई वुड बी हैविंग द सेम मोटिवेशन, सेम माइंडसेट एंड द इंस्पिरेशन व्हेन आई वुड बी रिकॉर्डिंग द सेशन अगेन। तो इससे आप भी सीख सकते हो कि अभी जिस जोश के साथ आप सेशन अटेंड कर रहे हो, क्या भरोसा आगे हो या ना हो। तो करंट मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट। तो यदि आपने ये कप ऑफ टी को हाथ लगाया गरम एकदम से, यदि गलती से आप स्क्रोलिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, एकदम से यहां पर आपने हाथ लगाया, आपके अंदर इतनी अटेंटिवनेस नहीं है, तो आप क्या करोगे? तुरंत उसके बाद क्या करोगे? व्हाट यू आर गोना डू? आप उसको क्या पकड़े रहोगे क्या? अरे बढ़िया भाई, गर्मी का एहसास हो रहा है, गर्मी में अच्छी बात है। कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा करेगा। एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? अपना हाथ यहां पर जैसे ही उसने रखा है ना, उसको खट्टाक से he will as soon as possible he will try to move out his hand from here, हटा लेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक सिग्नल गया कि भाई ये चीज गर्म है, अब तेरे को यहां से जो हाथ है वो हटा लेना चाहिए। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर तुम्हारे दिमाग में क्या गया? सिग्नल गया। आपके दिमाग में सिग्नल गया। क्यों? क्योंकि आपको एक एहसास हुआ, आपको एक पर्टिकुलर चीज अजीब लगी। तो जो आपको एक सिग्नल मिला है ना, एज फॉर सिग्नल, उसको कहा जाता है स्टिमुलस, है ना, उसको कहा जाता है स्टिमुलस। एकदम बेस क्लियर करवा रहा हूं मैं आपको, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना जाए। मतलब स्टिमुलस का मतलब क्या है? किसी ने आपको सिग्नल दिखा दिया, जैसे आप यू आर ऑल सेट फॉर दी स्प्रिंट राइट नाउ, ठीक है, एकदम आप छलांग लगाने के लिए तैयार हो, यू हैव द डेयर टू लीप एंड यू आर ऑल सेट फॉर इट। और जो बंदा वहां पर आपको हरी झंडी बता रहा है, मतलब कि वो आपका स्टिमुलस है, उसने आपको स्टिमुलेट करा। नाउ यू आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड। मेरी एक वीडियो आई थी अभी कल, ठीक है, जिसमें सेल्फ डाउट कैसे आपको हटाना है उसके बारे में मैंने बात करी थी। तो वो पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में मेरे पास मैसेज आया कि भैया राइट नाउ वी आर सो मच गॉट टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से हम लोग ND1 2025 में यदि एम कर रहे होंगे, यदि स्कोर करने जा रहे होंगे 50 सवाल मैथ्स में, तो अब हमारे 60 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, 5 एक सवाल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से आ गया। जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी जाकर देख लेना। तो वहां पर मैं स्टिमुलस था, दैट वीडियो वाज स्टिमुलस फॉर यू। अब सुनना, अब ये जैसे फॉर एग्जांपल स्टिमुलस यहां पर क्या थी? गर्मी, हॉटनेस ऑफ द कप ऑफ टी। अब ये जो स्टिमुलस है किसने सेंस करा? सेंस ऑर्गन ने, स्किन ने, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लिखोगे? स्टिमुलस गया स्किन पर, तो अपन स्किन को सेंस ऑर्गन बोले क्योंकि उसी ने तो वो सेंस करा, उसी ने सेंस करा। अब ये यहां पर पता कहां पर जाएगा? अब ये यहां पर जो एक्चुअली में यहां पर कुछ बॉडीज है दैट टेक्स द डिसीजन कि आगे क्या करना है ना। ये यहां पर जो बॉडीज है, ये 2 बॉडीज जो कि एक्चुअली में डिसीजन लेती हैं
कि अब यहां पर क्या करना है। अब ये क्या देंगी, सिग्नल, ठीक है। सिग्नल देने के बाद यहां पर कुछ दूसरे ऑर्गन होंगे, वो क्या शो करेंगे, इफेक्ट, क्योंकि क्या शो करेंगे, इफेक्ट। और जब ये शो करेंगे इफेक्ट, तो आखिरी में क्या हो जाएगा, अपना जो हाथ है वहां से हट जाएगा। अब यहां पर जो दो बॉडी जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, और एक थोड़ा सा दूर यहां पर क्या है, दिमाग, जो कि आप लोग के पास बहुत बढ़िया तरीके से है, तभी आप अभी तैयारी कर रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जिन सेंस ऑर्गन के बारे में अपन बात कर रहे हैं ना, अब अपन को सेंस ऑर्गन नहीं बोलेंगे। यू आर नॉट अ प्री प्राइमरी स्टूडेंट एनी मोर जेंटलमैन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एनडीए, ऑफिसर बनोगे, अफसर बनोगे भाई, 80-90 हजार की सैलरी उठाओगे आप लोग, और ऊपर से एमिनिटीज अलग, क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग, हमें सारी चीजें एकदम अलग, ठीक है। ऊपर से प्राउड अलग, सल्यूट अलग, करोड़ लोग आपको सल्यूट करेंगे व्हेन यू विल बी वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म। तो वो चीज यदि एक्चुअली में आपको जाननी है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस करनी है वो सारी चीजें। तो आप सेंस ऑर्गन को सेंस ऑर्गन नहीं बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे, जो चीज रिसीव हो रही है दैट इज रिसेप्टर्स। अब अपन सेंस ऑर्गन को क्या बोलेंगे मेरी जान, रिसेप्टर, दे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, चिंता मत कर, मैं सब बताऊंगा अलग अलग और जो इंपॉर्टेंट है दो, उनको हाईलाइट भी करवा दूंगा, जिनके हाई चांसेस अभी आने वाले 13 अप्रैल को। तो अब मेरी बात सुनो, क्या है यहां पर, पहली चीज है फेनोरिसेप्टर, ठीक है। फैनो से याद कर लो फोन कॉल, ठीक है, मतलब ईयर, ठीक है। यहां पर ईयर हमारे हेल्प करता है, ईयर सुनते हैं, मतलब सेंस ऑफ बाउंड ऑफ बॉडी बैलेंस, ठीक है, जो हमारी बॉडी बैलेंस है उसको मैनेज करके, किस तरीके से सुनकर, लिसन करके। तो यहां पर जो रिसेप्टर इस पर्टिकुलर केस में वर्क करते हैं वो क्या है, फेनोरिसेप्टर। फिर आते हैं फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब देखना, लाइट। तो कौन देखते हैं, आइस, यहां पर है आइस। तो लाइट, यदि लाइट का सेंस करना है, कोई चीज देखना है, उससे यदि आपको हटना है, फॉर एग्जाम्पल आप बढ़िया मार्केट में घूम रहे हो, ठीक है, मस्त, यू आर चिलिंग आउट देयर इन द मार्केट। अब भाई सारे टीचर हमारे जैसे तो होते नहीं है कि कपिल भैया मार्केट में मिल गए तो पास जाकर मिल लिए, ठीक है, भैया से हालचाल पूछ लिए। हम गलती से तुम्हारे स्कूल वाले जो ऑर्थोडॉक्स मैथ्स टीचर हैं वो आकर तुमको मिल गए, स्कूल वाली तुम्हारे मैडम वगैरह मिल गए, तुम पहली फुर्सत में क्या करोगे, निकलो वहां से, ठीक है भाई, कुछ भी हो जाए सबसे पहले यहां से निकलो। काम वगैरह मम्मी का बाद में होता रहेगा, मम्मी की सब्जी बाद में लेकर आ जाएंगे, जो भी घर के काम है कर लेंगे, सबसे पहले यहां से कल्टी पकड़ो, घर निकलो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेंस ऑफ साइट। अब यहां पर किस चीज ने जिसको आपको स्टिमुलस दिया, मतलब रिसीव करा, वो था फोटो रिसेप्टर। फिर आती स्मेल, ईयर, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल फैक्ट्री, ठीक है। जो फैक्ट्री रिसेप्टर्स है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ये फॉर एग्जांपल नोज क्या करती है, स्मेल को सेंस करती है। फिर आता थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट को कौन करेगा, स्किन। अभी जैसे कप ऑफ टी, तो उसको अपन बोलेंगे थर्मो रिसेप्टर, दैट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मो रिसेप्टर। ये काय का एग्जाम्पल था, थर्मो रिसेप्टर का एग्जाम्पल था। मतलब थर्मो रिसेप्टर यहां पर क्या था, ये हाथ था, ठीक है, दैट हैंड वॉज थर्मो रिसेप्टर। अब इसके बाद जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर। देखो टेट आ रहा है ना, तो टीएटी आ रहा है, तो यहां पर टीएटी यहां पर भी आता है, मतलब टेस्ट। कभी भी टेस्ट में आपको कोई चीज बेकार लगी तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रिसेप्टर काम कर रहा है दैट इज योर टंग। तो गस्टेटरी रिसेप्टर का एक एग्जांपल है टंग, और जो कि क्या बताता है, सेंस ऑफ टेस्ट। तो दो इंपॉर्टेंट बता दिए, बाकी के मीनिंग से याद करवा दिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी मिल गई है। पानी पी लो मैं जरा, हाँ जी भैया पी लो, चलो। जनाब चार्जिंग ऑफ हो गई है, 1 मिनट हमें उठने दो और चार्जिंग चालू करने दो, नहीं तो पीसी बंद हो जाएगा बीच में, है ना, बस 10 सेकेंड। हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया। मज़ा आ रहा है ना भाई, ठीक है, इसी मज़े के साथ बायो ख़त्म करेंगे, ठीक है, मज़े मज़े में पूरी बायो ख़त्म कर मारी, ठीक है। चलो यहाँ पर ये बताओ मेरे को, क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व्स। अरे सर ये तो इनकी बात करने लगा, नर्व्स, न्यूरॉन्स, न्यूरल ऑर्गन। अरे तो क्या दिक्कत है, बात कर लेते हैं ना, क्यों डर रहा है, ठीक है। इफ दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, व्हाई डोंट यू वॉन्ट, गो अहेड एंड स्टार्ट टॉकिंग, ठीक है। चलो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। अब यहां पर देखो, ये है, तुम लोग बोल रहे हो कि भैया ये क्या बना दिया। अरे मैंने क्या बोला, मैं जब ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था ना, तो सबसे जल्दी ड्राइंग मेरी ही बनती थी, सही में।
ये। ठीक है, ये। आप लोग बोलोगे भैया इतना अच्छा यदि हमसे बन जाता तो क्या ही बात होती है। अरे तुम भी बनाओगे, चिंता क्यों कर रहे हो। मैं तो जरा फ्लॉन्ट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने कि ये देखो डायग्राम आता है, हार्ट भी आता है भाई। हार्ट बना सकता हूँ मैं 30 सेकंड में, 30 से 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो। ठीक है, ये पता क्या है, अब आपके बॉडी में क्या आया, सेंस आए। ठीक है, आपकी स्किन ने चीजों को छुआ। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ना रिसेप्टर, अपन रिसेप्टर की बात करते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है। मेरे भाई ये जो रिसेप्टर जिसकी तू बात करता है ना, ये रिसेप्टर ने तो वो जो पर्टिकुलर चीज है उसको सेंस करी। अब सेंस करने के बाद तेरे को हाथ हटाना है तो उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा ना। तो उस एक्शन के लिए ये इंफॉर्मेशन कहां पर जानी पड़ेगी, ब्रेन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में जानी पड़ेगी, है ना। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास जानी पड़ेगी। तो यहां पर जो पूरा जो ट्रैवल होता है वो कैसे होता है, पहला वाला सेल, फिर दूसरा वाला सेल, फिर तीसरा वाला सेल, फिर चौथा वाला सेल, फिर पांचवा वाला सेल, ऐसे ऐसे करके जब तक स्पाइनल कॉर्ड ना आ जाए, जब तक स्पाइनल कॉर्ड ना आ जाए। अब ये जो सेल है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और न्यूरॉन दिखता कैसा है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बनाकर बताया। ठीक है, ऐसे ही आपको दिखता है, ये देखो। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द नर्व सेल। ठीक है, आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स ही उसको डिटेक्ट करेंगे, मतलब स्किन में यही तो प्रेजेंट है। याद रखना, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, एंड ऑफ हेरिडिटी इट इज जीन। ठीक है, न्यूरॉन जो है, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसको क्या बोलते हैं, सबसे लंबा सेल है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज नर्व सेल। अब यहां पर आपको अलग अलग चीजें दिख रही होंगी। यहां पर आपको डेंड्राइटिक टिप दिख रही है, यहां पर आपको ये सोमा दिख रहा है, मतलब सेल बॉडी दिख रही है। यहां पर ये बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रही है, यहां पर आपको सेल दिख रहे हैं कुछ श्वान सेल, और आखिरी में आपको नर्व एंडिंग दिख रही है। यदि मैं आपसे दो चीज बोलूं कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको मेन फोकस करना चाहिए, वो ये, एक है डेंड्राइट और एक है नर्व एंडिंग। एंड जहां पर आपका हो रहा है जो न्यूरॉन, वो है नर्व एंडिंग, और स्टार्ट जहां पर हो रहा है वो है डेंड्राइटिक टिप। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, बढ़िया वाली बात। भाई देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एज सून एज द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है ना, ये स्टार्ट है और ये यहां पर क्या है, ये एंड है। तो यदि आप स्टार्टिंग में देखोगे ना, तो यहां पर पता क्या होगा, यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। देयर इज गोइंग टू टेक प्लेस सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। यहां पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या जनरेट करेंगी, दीज केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, एकदम बढ़िया बेसिक से बता रहा हूं, ये जनरेट करेंगी इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है बच्चे, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहां से पास करेंगी, यहां से। ठीक है, ये ऐसे सब साथ में आगे जाएंगी, ये जा रही है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, ये आगे बढ़ रही है। तो याद रखना, जो न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन पास करती हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में करती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब सर कहानी आई आखिरी की, एंड में क्या हुआ, दोबारा कुछ केमिकल्स रिलीज हो गए। ठीक है, दोबारा कुछ केमिकल्स क्या हो गए, रिलीज हो गए, और इन केमिकल्स का नाम दिया गया न्यूरोट्रांसमीटर। इनका क्या नाम दिया, न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, ये पता क्या कवर करेंगे यहां पर। अब इसके बाद दूसरा आएगा ना, आपको ये बीच में गैप दिख रहा है, ऊपर देखो ये डब्बे बनाए थे, एक गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये जो गैप है ना, ये जो गैप्स हैं, इन गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। इनको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। और ये साइनेप्स को कवर कौन करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। अब मेरी बात फाइनल, अपन आएंगे कंक्लूजन के ऊपर। तो वो यही है कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और पूरा न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में पास होगी। और जो साइनेप्स होता है, दो कंसेक्यूटिव जो न्यूरॉन्स है उनके बीच का गैप जिसको साइनेप्स कहा जाता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी वो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। पहला पार्ट है न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। पहला है सेल बॉडी जिसको साइटोन कहा जाता है, ये वाला, ये। इनको देखो याद करने की जरूरत नहीं है, अभी रीड करो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। दिस इज द ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन, आपको दिख रहा है,
देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है कि इसके पास सेंट्रियोल्स नहीं होता, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और भी सेल ऑर्गेनल्स है, मगर क्या चीज नहीं है, ये सेंट्रियोल इसमें नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांच प्रोसेस है सेल बॉडी की, जो कि रिसीव करती है और ट्रांसफर करती है स्टिमुलस को, है ना, बस रिसीव करती है और ट्रांसफर करती है स्टिमुलस को। ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक कॉमन सेंस है, इससे आपको समझ में आ गया है। अब आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? ये लंबी फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है ना, लंबी, जो आपको यहां पर ये लंबा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसा, ये है एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन, ठीक है। दे कंडक्ट इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से दूर ये इंपल्स कंडक्ट करते हैं। अब ये जो एक्सॉन है ये प्रोटेक्टिव शीथ से भी कवर हो सकते हैं, जिसको कहा जाता है माइलिनेटेड शीथ। आखिरी में रहता है नर्व एंडिंग, है ना, ये ब्रांच लाइक टर्मिनेशंस होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है सभी को। आखिरी में नर्व एंडिंग, और जो साइनेप्स है दिस इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। मगर एक्चुअली में जो ऊपर बताया वो एक और बार यदि आपने बता दिया ना भैया, मजा आ जाएगा एकदम, मतलब सुकून मिल जाएगा दिल को। कोई बात नहीं भाई, ये ले देख, रिसेप्टर का मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन्स। अब डेंड्राइटिक टिप है, वहां पर क्या करते हैं, न्यूरॉन कुछ केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करते हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन में, जो सेंस ऑर्गन है वहां पर जो पर्टिकुलर चीजें प्रेजेंट है, मतलब जो न्यूरॉन प्रेजेंट है, उनको सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे ना। अब एट द एंड ऑफ द एक्सॉन यहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कुछ रिलीज करता है केमिकल्स, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये जो केमिकल है ये गैप को क्रॉस करते हैं और ये जो प्रोसेस है दोबारा नेक्स्ट न्यूरॉन में शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, न्यूरॉन के अंदर, जो अंदर इंपल्स के फॉर्म में, और न्यूरॉन के बाहर मींस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ न्यूरॉन केमिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ये आई होप ये पूरी प्रोसेस आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन जैसे जिस तरीके से जा रही है ना, ये बिल्कुल जा रही है, ठीक है, लेकर जो जा रहे हैं, ठीक है, वो सेंसरी न्यूरॉन है। कौन है? सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि वो सेंस ऑर्गन है, ठीक है। जो लेकर आ रहे हैं, है ना, मोटर क्या करती है, पानी देती है, तो ये लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या है, मोटर न्यूरॉन। ये भी याद करवा दिया, मोटर हमें पानी देती है, मोटर न्यूरॉन। ये जो यहां पर पर्टिकुलर चीज थी, ये क्या था, यहां पर था रिसेप्टर, ठीक है। अब जो इफेक्ट शो करेगा वो कौन है, इफेक्टर, मतलब जो हाथ हटाएगा, समझे आप। और यहां पर जो बीच में बात चल रही है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। भैया आपने ब्रेन क्यों नहीं लिखा, मैं अब भी बताऊंगा आपको ब्रेन क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन आपको पता चलेगा। मगर इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर चीजें जुड़ रही हो उसी को अपन जंक्शन बोलते हैं ना। अब जंक्शन यदि मैंने बोल दिया न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का और मसल का, ठीक है, तो न्यूरॉन और मसल के जंक्शन को अपन पता क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब एक पर्टिकुलर प्रकार का न्यूरॉन होगा, कौन सा होगा, यहां पर देखो, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मस्कुलर मतलब मसल, कौन से मसल, मसल फाइबर, ठीक है, कौन से फाइबर, मसल फाइबर। तो अब यहां पर जो चीज है, इनके बीच का जंक्शन मतलब मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच का जंक्शन, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर मसल फाइबर काय के कांटेक्ट में आती है मोटर न्यूरॉन के। मोटर न्यूरॉन क्या लेकर आती है, नर्व इंपल्स फ्रॉम दी सीएनएस। अब ये सीएनएस कभी भी बोलूं थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या समझ लेना, पता मैं बात काय की कर रहा हूं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा हूं, स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही तो सिग्नल भेजेंगी, और ये लेकर कौन आएंगी, कौन लेकर आएंगी, हमारी मसल फाइबर, मतलब वो सॉरी मोटर न्यूरॉन। तो अब ये जो लेकर आएंगी, जब ये मसल फाइबर के साथ मिलेंगी, उस जंक्शन को बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। मगर जो जाना आना हो रहा है जिन न्यूरॉन के फॉर्म में हो रहा है भैया, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसमें यदि एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी ना, तो हम आपके सेशन को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूं आपको। अब ये जो पूरा पाथवे, अब मैं एक काम करता हूं, क्यों ना सिर्फ मैं आपको न्यूरॉन के बारे में बताऊं, मैं पूरा का पूरा आपको पाथवे ही बता दूं, तो मतलब किस तरीके से होता है, बिल्कुल बता दो भैया, पूरा बता दो, सही रहेगा। तो जो आपने वहां से हाथ हटाया था, ठीक है, आपने हाथ हटाया था ना, मतलब हाथ हटाया था कहां से, कप से, हाथ हटाया था कब से, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम तुरंत एक्शन लेना, मतलब एक ऑटोमेटिक और रैपिड रिस्पॉन्स एक स्टिमुलस को, इसमें जैसे कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डैमेज एंड डज नॉट कॉज कॉन्शियस थॉट, मतलब इसमें ऐसा नहीं रहता है कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि मैं करूं या नहीं करूं। भाई तेरे हाथ में गर्म कप आ गया तो तू सोचेगा क्या, यार एक काम करता हूं, इसको थोड़ी देर तक और हाथ में रखता हूं क्योंकि थोड़ी देर बाद तो ठंडा होना ही है।
नहीं भाई, कॉन्शियसली यू विल हैव टू जस्ट पुट योर हैंड अवे फ्रॉम द कप. व्हाई? बिकॉज यू नो इट्स गोइंग टू बी हार्म योर बॉडी. तो यहां पर यदि आपकी बॉडी में डैमेज ना आए, इसलिए ये रिफ्लेक्स एक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब रिफ्लेक्स एक्शन को मॉनिटर और कंट्रोल कौन करेगी? स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द नर्वस सिस्टम, नॉट बाय द ब्रेन. क्यों? क्योंकि भाई इट मे टेक मोर टाइम फॉर द ब्रेन टू इंस्ट्रक्ट द मसल टू मूव. मतलब ब्रेन को जो एक्शंस लेगा, ठीक है, जो ब्रेन रिस्पॉन्स भेजेगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा ना. इसलिए जल्दी से यदि रिस्पॉन्स चाहिए, रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसके लिए कौन है? इसके लिए हमारा है स्पाइनल कॉर्ड. अब रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व मेनली स्पाइनल कॉर्ड रहती है. इंपॉर्टेंट है. कौन रहती है? स्पाइनल कॉर्ड. देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्लेक्टिंग सिग्नल एंड रिस्पॉन्स टू इट व्हेन आउटपुट एक्शन इज कंप्लीटली क्विकली. इसलिए यहां पर जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी तेजी से आता है. अब भैया यहां पर क्वेश्चन है, इफेक्टर रिसेप्टर ये क्या चीज है? अब मैं तुमको क्यों ना पूरा पाथवे ही बता दूं, फिर तो तुमको चैन मिलेगा. ये लो देखो, ठीक है, पाथवे मतलब जो पाथवे पूरा रास्ता टेकन बाय नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन. मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उसमें जो नर्व इंपल्स हैं उन्होंने जो पूरा रास्ता अपना चुना और जिस तरीके से वो मूव हुई, तो वहां पर उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. ये जो रिफ्लेक्स आर्क है इज फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द इंफॉर्मेशन इनपुट आल्सो गोज ऑन टू द रीच द ब्रेन. इससे मेरे कहने का मतलब है, मान रहा हूं कि ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है, मगर ये जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करके ब्रेन में भी तो जाएगी. ठीक है, अब कैसे? देखो, जिससे स्टिमुलस है, इस रिसेप्टर ने इसको रिसीव करा. कौन सा न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन. कहां पर? सीएनएस. मैंने क्या बोला था? कभी भी सीएनएस आए तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. अब क्या? मोटर न्यूरॉन उसको लेकर आएगा. अब वो जो इफेक्टर है वो क्या करेगा? एक्शन देगा. मगर एक बात बताऊं ना, सेंसरी न्यूरॉन की जो इंफॉर्मेशन है वो मोटर न्यूरॉन को किसने दी? मतलब सीएनएस की मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक कॉमन न्यूरॉन है, मीडिएटर, जिसका नाम है रिले न्यूरॉन. सर और अच्छे से बताओ. ये ले भाई इसलिए बेस्ट सेशन बोलता हूं मैं अपने सेशन को और कंटेंट को. सेंसरी न्यूरॉन मतलब कि न्यूरॉन जो कि सेंसरी इंपल्स कैरी कर रहे हैं. कहां से? सेंसरी ऑर्गन से लेकर सीएनएस तक, है ना. सेंस ऑर्गन से लेकर मतलब फ्रॉम रिसेप्टर से लेकर रिसेप्टर टू सीएनएस, इसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन. अब सीएनएस से लेकर कहां तक? इफेक्टर तक, इसको तुम लोग क्या बोलोगे? इसको बोलोगे मोटर न्यूरॉन. यहां पर क्या होती है? मोटर न्यूरॉन. मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. कितने प्रकार की न्यूरॉन होती है? सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजती हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजती हैं. कहां पर? या तो स्पाइनल कॉर्ड बोल दो या तो रिले न्यूरॉन. अब जो रिले न्यूरॉन है ये क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ता है, और मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? उन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इफेक्टर तक लाना. तो यहां पर जो क्वेश्चन था ये करके देखें. पहले तो क्या आएगा सर? पहले तो आएगा रिसेप्टर. जहां पर रिसेप्टर नहीं है वो ऑप्शन पहली फुर्सत में काटो. ये इफेक्टर है, तो रिसेप्टर मतलब पहले कहां पर? पहले रिसेप्टर देखा, ये रिसेप्टर है, और आखिरी में क्या आएगा? इफेक्टर. इसमें इफेक्टर आ रहा है, यहां पर भी वही है. मगर ब्रेन क्या आएगा? क्या ब्रेन तो आएगा ही नहीं. यहां पर रिफ्लेक्स आर्क में क्या ब्रेन होता है? क्या नहीं, ब्रेन का जिक्र ही नहीं है. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क में स्पाइनल कॉर्ड होता है. तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी. तो ये तो एलिमिनेशन से ही कर लिया आपने. मतलब कोई ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा क्या? नहीं. यू डिड नॉट यूज योर ब्रेन एट लार्ज एक्सटेंट, यू जस्ट हैव टू पुट योर बेसिक कॉमन सेंस दैट आई टॉट यू. मगर फिर भी देखो, रिसेप्टर ने उसको रिसीव करा, देन सेंसरी न्यूरॉन उसको लेकर जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा, मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे? फिर वहां से इफेक्टर के पास इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे. कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से. सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब आगे बढ़े. अब जो अपन नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, है ना, जिस नर्वस सिस्टम की अपन बात कर रहे थे, अभी तक मैंने क्या बोला है? अभी तक तो मैं यही बोलते आ रहा हूं ना सिर्फ कि आप क्या देखो, सीएनएस है, सीएनएस में आप ब्रेन बोल दो और आप क्या बोल दो? स्पाइनल कॉर्ड बोल दो. तब से तो यही बोल रहा हूं, ब्रेन बोल दो और एक स्पाइनल कॉर्ड बोल दो. तो क्या सिर्फ सीएनएस है क्या? एक होता है पीएनएस, एक एएनएस. पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, और एक होता है एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब ये होता क्या है जरा देख ले. सीएनएस क्या होता है? पीएनएस. देखो, जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है. ठीक है, ये रिसीव करती है सारी इंफॉर्मेशन जो कि बॉडी के हर पार्ट से आ रही है और उसको इंटीग्रेट करती है. फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें दिस इज ऑल अबाउट नर्व्स. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द नर्व्स. अब ये जो नर्व्स कैसी है? एक होती है स्पाइनल नर्व्स. कैसी होगी? क्रेनियल नर्व्स. ये देखो, एक होती है क्रेनियल नर्व्स, दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल मतलब ब्रेन.
तो जितनी भी है ये कहां से निकलेंगी, ब्रेन से, और जो स्पाइनल नर्व्स है दे डू अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड. अब द कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पीएनएस. ये कौन करेगा, पीएनएस. समझे, बस यही है. तो देखो नर्वस सिस्टम में दो चीज आ रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सीएनएस है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आ रही है, क्रेनियल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. चलो आगे बढ़े. हाँ जी भैया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू शुड. चलो आगे बढ़ते हैं. पानी गिर गया था थोड़ा इसलिए. चलो, ह्यूमन ब्रेन जो कि आपके पास नहीं है, आई एम सॉरी, आपके पास बहुत है, इसलिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हो. ह्यूमन ब्रेन क्या है, सुनना मेरी बात. यहाँ पर मैं प्री रिक्विजिट आपको देना चाहता हूँ. ये जो टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारे सारे एक्शन इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. तो अब ये जो ह्यूमन ब्रेन है, एनडीए के लिए पता क्या इंपॉर्टेंट है. यदि आप एनडीए एग्जाम देखोगे, एनडीए एग्जाम के हिसाब से दिमाग से ज़्यादा पता ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. जो अपन इसके पार्ट्स पढ़ेंगे ना, डिवीजन पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, पता 3 कैटेगरी कौन कौन सी भैया. एक होता है फोर ब्रेन, जो सामने वाला ब्रेन होता है ना, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन. एक होता है आखिरी वाला हाइंड ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइंड ब्रेन. और जो बीच वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन. दिस इज कॉल्ड मिड. ये कुछ इस प्रकार से होते हैं. किस प्रकार से, ये है फोर, ये है मिड और ये है हाइंड. ठीक है. अब ये जो मिड ब्रेन है, इसका काम पता क्या है, अपने गले को घुमाना, ट्रंक को लोकेट करना, अलग अलग साउंड देखने के लिए. जो हाइंड ब्रेन है, इसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, इसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड. मतलब हाइंड ब्रेन में भी 3 एक चीज़ें होंगी, है ना. यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 एक चीज़ें हैं, तो आखिरी वाला हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के साथ रहेगा. अब फोर ब्रेन में भी 3 चीज़ होंगी, मिड ब्रेन में क्या, हाइंड ब्रेन में 3 चीज़ें होंगी. मतलब यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3. मगर ये है क्या, व्हाट इज दिस, बिल्कुल दिखाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखो क्या क्या चीज़ है. ये सब क्वेश्चन वगैरह सारे करेंगे. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. फोर ब्रेन में 3 पार्ट आते हैं, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड हाइपोथैलेमस. जो सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रम, दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, स्पीच, इंटेलिजेंस, साइट, हियरिंग और यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है, उसको सेरेब्रम बोलते हैं. ठीक है, इसमें अलग अलग एरिया में पूरे सेरेब्रम को डिवाइड करके रखा है, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया. बाकी मेन चीज़ जो आपको याद करनी है, पहली तो ये, और दूसरी कौन सी, ये क्या है, जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका, सेरेब्रम का. ऑल द वॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, ऑल्फैक्टरी लोब्स, जब ऑल्फैक्टरी लोब्स की बात करेंगे ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर डिटेक्टिंग स्मेल फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर. मैंने बोला था ना, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, स्मेल. इट स्टैंड्स फॉर स्मेल. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की जब हम बात करेंगे तो इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग. मतलब पीने खाने की जो भूख होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो इच्छा होती है, ये हाइपोथैलेमस के ऊपर डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स अपॉन हाइपोथैलेमस. और जो बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस ही करेगा. ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर ब्रेन. सो द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोर ब्रेन. ठीक है, फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. Which part of brain controls fine movement and maintains balance and equilibrium of the body? इसका आंसर पता क्या है, cerebellum. क्यों पढ़ा नहीं है ना, अब पढ़ते हैं. देखो, मिड ब्रेन क्या करता है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करेगा. जितना भी हेड, नेक और ट्रंक का जो मूवमेंट है, अलग अलग साउंड और विजुअल्स को देखने के लिए और ऑब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से फोकस करने के लिए, उसको कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन करता है. मिड ब्रेन ही उसको कंट्रोल करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स,
ठीक है। ये जो आई मसल की रिफ्लेक्स मूवमेंट है, प्यूपल के साइज के रिफ्लेक्स मूवमेंट है, उनको कंट्रोल करने का काम किसका है? मिड ब्रेन का ही है। ठीक है, मिड ब्रेन ही उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब आता है हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन है ना, जो हाइंड ब्रेन है, इसमें 3 चीजें आती हैं। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें आएंगी, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। तो पहले क्या याद करोगे? सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब सेरेबेलम का काम क्या है? जो ऊपर क्वेश्चन करा, इट मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्रिंकिंग, राइडिंग। ठीक है, वॉक करते हुए, पीते हुए, राइड करते हुए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो पोस्चर और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है वो सेरेबेलम है। और जो मस्कुलर एक्शंस है उनके कोऑर्डिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। When we are talking about the part of the hind brain named pons, it takes part in respiration. ठीक है, ये रेस्पिरेशन में काफी ज्यादा पार्ट लेता है। एंड इट लाइज अबव द मेडुला। ठीक है, ये हमेशा मेडुला के ऊपर लाए करता है। ऑन पॉन्स इट ऑलवेज लाइज अबव मेडुला। आप खुद देखो, ये है मेडुला के ऊपर, मेडुला बीच में है। अब बात करेंगे सेरेबेलम की, सॉरी मेडुला ऑब्लोंगेटा की। तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, वॉलेंट्री एक्शंस को तो सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा था, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है जैसे ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, ठीक है, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, हमारे हाथ में एक्चुअली ऐसा सच है नहीं, इनको कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा का है। इट इज कंटिन्यूसली फाउंड विद स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये सबसे नीचे वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाता है जो कि बंडल ऑफ द टिश्यूज है। ठीक है, ये तो इसलिए जो अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये हमेशा किसके साथ पाया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। एक बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में आई डायरेक्टली आपको 4 मार्क्स देकर जाएगी, वो ये है कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, सेकंड वाला और थर्ड वाला ब्रेन एक साथ मिलकर जो बनाते हैं उसको कहा जाता है ब्रेन स्टेम। इट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। अब यहां पर जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या होता है? आप यदि अपनी गर्दन के पीछे ऐसा हाथ रख के देखोगे ना, यू विल फाइंड, आप यदि उसको प्रेस करोगे आपको ऐसा लगेगा बहुत सारी नर्व्स है, उनका बंडल है, उनको किसी ने रस्सी से बांध दिया है। तो वही है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यूज अराइजिंग फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब ऐसे टिश्यूज, ऐसे ट्यूबुलर बंडल जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकल रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। और इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब इंफॉर्मेशन आई यहां पर, अब यहां से पूरे बॉडी में लेकर जाना, ये किसका काम है? ये यहां पर स्पाइनल कॉर्ड का काम है। तो जो न्यूरल सिग्नल है इनको ट्रांसफर करना ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में। अब आप ये मत बोलना यहां पर स्पाइनल कॉर्ड क्यों नहीं है, ये कई बार चीजें ऊपर नीचे भी लिखी हुई तब भी यहां पर कई बार सही देखने को मिलती है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कभी भी ज्यादा सेग्रीगेशन होगा, सो दैट सेग्रीगेशन यू विल सी, यू विल कम अक्रॉस इन रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। But normally for particularly CNS, both the terms might be used or either of them would be used. या तो दोनों होंगी या तो एक होगी। अब यदि देखो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इतनी जरूरी चीजें हैं तो इनको प्रोटेक्ट भी हमको करना पड़ेगा ना, हेलमेट लगाना पड़ेगा। मगर पता बॉडी के पास ऑलरेडी हेलमेट है ना, उसके बाद भी हेलमेट लगाने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप हेलमेट मत लगाओ। फॉर इट्स प्रोटेक्शन यदि आप देखोगे जो ब्रेन है ना, इट इज केप्ट इनसाइड अ बोनी बॉक्स। ये बोनी बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। अब ये जो बोनी बॉक्स है फिल्ड विद अ बलून, जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन से क्या करता है? बचाता है। मतलब शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है, शॉक से बचाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन भी बोलते हैं, जो कि हमारे बैक के मिडिल में प्रेजेंट है। सो दैट वाज द लेवल ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? सीएनएस देखा। अब जरा पीएनएस देख ले, पीएनएस देख लेते हैं, फिर मैं जरा पानी पीऊंगा। पीएनएस क्या होता है? देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट डायरेक्टली एंटर्स और लीव सीएनएस। मतलब सीएनएस को जो डायरेक्टली एंटर करेंगी और लीव करेंगी, वो नर्व से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल मतलब ब्रेन। दीज आर द नर्व्स विच इमर्ज फ्रॉम ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। ठीक है, ब्रेन से निकलती है और पूरे हेड में फैली हुई होती है। सेकेंडली इज द स्पाइनल नर्व्स। मतलब ये वो नर्व्स हैं विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड अलोंग मोड्स ऑफ इट्स लेंथ एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब कि स्पाइनल नर्व्स ऐसी नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स लेंथ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ओनली। ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स। अब जो विसरल है, विसरल का मतलब पता क्या होता है? विसरल का मतलब होता है हिडन। ठीक है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हिडन, दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ नर्व्स दैट मोस्टली अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड बट आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी।
अब आखिरी में एक थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर दिमाग में रखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये पीएनएस का ही पार्ट है जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या करता है, रेगुलेट। जैसे बीपी, हार्ट रेट। अब आप बोलोगे बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो तो वो करेगा ना, इसका नाम है क्या, सेरेबेलम। मगर नहीं, देखो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा, मगर नहीं, यहां पर बिल्कुल मैं मान रहा हूं इनवॉलंटरी एक्शंस को वो कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करने का काम इसी का है। मगर आगे चल के और सेग्रीगेशन करेंगे तो इट विल बिकम द पार्ट ऑफ पीएनएस। ठीक है, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ पीएनएस। अब पढ़ेंगे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होता है, देखो बच्चे, हॉर्मोन्स बेसिकली ऐसी चीज है, हॉर्मोन्स और केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, जो हॉर्मोन्स हैं ये केमिकल कंपाउंड है, एक जगह पर बनते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइट ऑफ सिंथेसिस। जहां पर बनते हैं इनको बोलेंगे साइट ऑफ सिंथेसिस, और जहां पर इनको काम करना है उसको बोलेंगे साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे साइट ऑफ एक्शन। यहां से यहां तक इनको ट्रेवल कौन कराता है, ब्लड। साइट ऑफ सिंथेसिस और साइट ऑफ एक्शन। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात याद रखो, जो ग्लैंड्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन है ये इनके पास डक्ट होता है, मगर ये जो हैं दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसे है, डक्टलेस ग्लैंड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि इनके पास डक्ट है तो ये सिक्रीशन का करेंगे, एंजाइम्स का, और ये सिक्रीशन एंजाइम का करेंगे क्या, नहीं, ये नहीं करेंगे। ये का करेंगे, ये सिक्रीशन करते हैं, का करते हैं, ग्लैंड्स का, ग्लैंड नहीं, हार्मोन का। और ये जो है ये हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करता, दे डू नॉट सिक्रीट हार्मोन्स। बस ये बेसिक है। अब हार्मोन बने कैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हार्मोन बने हैं एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डस्टलेस ग्लैंड की वजह से। अब इनको जरा स्टडी करते हैं ये क्या है। सो हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स और सिंथेसाइज्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशल ग्लैंड्स। जो स्पेशल ग्लैंड्स हैं उन्होंने इन केमिकल कंपाउंड्स को बनाया है ताकि जो भी हमारे सेल्स में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल कर सके। ये जो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स हैं इनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड ने ही तो हार्मोन्स बनाया है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ इंडायरेक्टली। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं आगे हम लोग। शूट ऑफ प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट एंड इट कैन बी डिजिग्नेटेड टू। तो देखो पहले तो मेरे को प्लांट बनाने दो यार। ठीक है, प्लांट है। अब ये यदि प्लांट है तो इसके नीचे इसकी रूट्स भी होंगी। हाँ भैया, ये जितनी भी हैं नीचे रूट्स हैं। अब आप पानी कहाँ डालोगे, आप पानी कहाँ पर डालोगे, आप वाटर यहाँ पर डालोगे। यस सर। आपने जब इसमें पानी डाला तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे, पानी नीचे जाएगा। अब एक बात मेरे को बताना, पानी नीचे जा रहा है, वाटर का डायरेक्शन नीचे है, मगर जो प्लांट की ग्रोथ है वो कहाँ हो रही है, ऊपर। प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ जो है प्लांट का मूवमेंट है इट इज शोइंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, मगर जो स्टिमुलस का डायरेक्शन है, ठीक है, वो स्टिमुलस का डायरेक्शन कहाँ पर है, नीचे है। समझे। तो यहाँ पर क्या स्टिमुलस है उसके बेसिस पर इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, और इतना आसान है कि नाम से समझ जाओगे। कैसे, देखो तो प्लांट के कोऑर्डिनेशन में जो प्लांट का हार्मोनल मूवमेंट होता है ना, उसी को प्लांट मतलब कोऑर्डिनेशन प्लांट कहा जाता है। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, और दूसरा है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये होता है डायरेक्शनल, और जो नास्टिक मूवमेंट है ये नॉन डायरेक्शनल। यहाँ पर जो फोटोट्रॉपिज्म, देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से, जैसे फोटोट्रॉपिज्म है ना। अभी जैसे अपन ने पानी वाला एग्जाम्पल लिया, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर दो चीज़ें ग्रो कर रही हैं। एक ग्रो कर रही है शूट, शूट भी ऊपर जाती, पेड़ बढ़ता तो जितना ऊपर शूट जाती है उतना ही ऊपर रूट जाती है, रूट इधर जा रही है, शूट उधर जा रही है। तो यदि मैंने बोल दिया पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, रूट की तरफ जाना मतलब पॉजिटिव, रूट के अगेंस्ट में जाना मतलब नेगेटिव। तो रूट की तरफ कौन जा रहा है, समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर जो फोटोट्रॉपिज्म है, स्टिमुलस होगा लाइट, मगर पॉजिटिव शूट और नेगेटिव शूट। पॉजिटिव शूट का, पॉजिटिव शूट क्या है, पॉजिटिव शूट ये है कि सन की तरफ डायरेक्शन, मतलब हाइट बढ़ना। अब यदि हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करेंगे ऑन द अदर एंड, तो ये जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है इसमें स्टिमुलस क्या होता है, वाटर,
पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट है, और नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर शूट है। मतलब रूट का डायरेक्शन हमेशा पानी की तरफ होगा और शूट का डायरेक्शन हमेशा पानी के अगेंस्ट में होगा, इसलिए नेगेटिव। फिर क्या आता है? फिर आता है जियोट्रोपिज्म। ये जो जियोट्रोपिज्म है मतलब अर्थ, अब अर्थ के डायरेक्शन में रूट जाती है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, अब नहीं जो शूट है वो नेगेटिव जाती है तो नेगेटिव। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है भाई, अपन बोलते हैं ना ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जी क्या है? पॉजिटिव है। मगर वही सेम ऑब्जेक्ट यदि नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी क्या है? नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो जो कीमोट्रोपिज्म है, कीमो का मतलब है केमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, ये काय में आता है? ट्रॉपिक मूवमेंट में आता है। अब सेकेंडली नास्टिक मूवमेंट, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, यहाँ पर मतलब डायरेक्शन वगैरह शो नहीं होगा और याद करने में भी दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे फोटोनास्टिज्म, स्टिमुलस लाइट है, थर्मोनास्टिज्म, स्टिमुलस हीट है, सीज्मोनास्टिज्म ये इंपॉर्टेंट है जैसे कि टच, इसको टच मी नॉट भी कहा जाता है, मिमोसा पुडिगा इज अ बायोलॉजिकल नेम। सुनो मेरी बात, जितने भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल नेम है ये सारे आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम और रोर एनडी पर। टेलीग्राम रोर एनडी पर मैं डाल दूंगा ये सेशन, ठीक है, आपके लिए हेल्प कर जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसको वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। थिग्मोनास्टिक, थिग्मो का मतलब होता है इंसेक्ट, तो यहाँ पर इंसेक्ट आ गया। तो बस लगभग सेम है, थोड़े बहुत अलग है, मगर नाम से आप समझ जा रहे हो कि स्टिमुलस क्या है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो अब ये वाले भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, मगर जो क्वेश्चन छोड़ा था, द शूट ऑफ द प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट एंड इट कैन बी डेजिग्नेटेड एज, क्या नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा? नहीं भाई, उसके तो तरफ ही जा रहा है वो। पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक? नहीं। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक? नहीं, ठीक है। नेगेटिव जियोट्रॉपिक? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जियो मतलब नीचे, ठीक है, और नेगेटिव जियो मतलब ऊपर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि हार्मोन से पूछे हुए हैं, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द प्लांट सेल्स, मतलब प्लांट सेल को स्टिमुलेट करता है इस तरीके से ग्रो करने के लिए, सच दैट प्लांट अपीयर्स टू बी वेंट टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। तो लाइट की तरफ बेंड कौन कराता है? एक ऐसा हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन, इसका नाम है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था इंक्रीजिंग डिवीजन अमंग द प्लांट। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं यार, उसके बाद करेंगे प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सिन। इट इज सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ शूट एंड हेल्प द प्लांट टू ग्रो लॉन्गर, मतलब कि क्या करता है? शूट के टिप पर सिंथेसाइज होता है और प्लांट को ग्रो करता है लंबा ग्रो कराने में। जब ये जो प्लांट है आर प्लेस्ड फेसिंग अ लाइट सोर्स, जब ये लाइट सोर्स को आप जो सोर्स है वो फेस करता है तो दे शो बेंडिंग टुवर्ड्स इट, ये क्या उसके ऊपर बेंडिंग शो करता है। दिस इज बिकॉज द ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड्स ऑफ द शूट, इसलिए क्योंकि जो ऑक्सिन है ये शूट के शेडी साइड पर डिफ्यूज हो जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट गिबरेलिंस, हेल्प इन द ग्रो ऑफ द स्टेम एंड फ्लावर। गिबरेलिंस का काम क्या है? स्टेम और फ्लावर की ग्रोथ को डेवलप करना। साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेंस का मतलब होता है डिवीजन, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, ठीक है, इट प्रमोट्स इंडीड सेल डिवीजन। साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेंस का मतलब होता है डिवीजन। ये जितनी भी चीजें दे आर प्रोमिनेंट इन द फ्रूट एंड सिटीज विच इज द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। अब जहां पर सेल डिवीजन अच्छा होगा वहीं पर तो साइटोकाइनेंस होंगे ना, बाकी जगह तो नहीं होंगे। तो वही इंपॉर्टेंट चीज है, साइटोकाइनेंस कहां पर प्रेजेंट है? दे आर प्रोमिनेंटली पोजेस्ड इन फ्रूट्स एंड सीड्स। फिर आता है एब्सिसिक एसिड। अब जो एब्सिसिक एसिड है इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ये वो ग्रोथ इनहिबिटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द विल्टिंग ऑफ लीव्स की विल्टिंग के लिए, ठीक है। अब इतनी सारी ग्रोथ हो रही है, पत्ती को भी तो झड़ाना है। अब पत्ती किसकी वजह से झड़ती हैं? एब्सिसिक एसिड की वजह से। फिर आती है इथाइलिन गैस, ठीक है। इथाइलिन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब यहां पर है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का सीन क्या है? थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन आर कॉल्ड थायरोक्सिन, बिल्कुल, क्योंकि क्या करता है? जो कि कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक रेट, मतलब जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? थायरोक्सिन का। कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है।
विच एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज पर्टिकुलर हार्मोन हुज डेफिशिएंसी में कॉज गोइटर। जो गोइटर का मतलब क्या होता है, जो फूली हुई नेक होती है ना, स्वॉलन नेक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोइटर। अब ये जो गोइटर है ये किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की वजह से। ठीक करना है तो पता क्या करोगे, ठीक है, हुज डेफिशिएंसी कॉज गोइटर, ठीक है। तो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट रिक्वायर्स आयोडीन, इसको आयोडीन की जरूरत पड़ती है सिंथेसाइज करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका। अब जरा प्लांट हार्मोन देखो, एनिमल हार्मोन क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इनके इन चीज़ों के बारे में क्या लिखा है। तो बेसिकली एड्रेनलिन, ठीक है, एक एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो इसको सिक्रीट करता है, और ये जितनी भी स्ट्रेस भरी सिचुएशन रहती है ना वहाँ पर काम करता है। इसका मेन जो टारगेट ऑर्गन है दिस इज हार्ट, ठीक है, विच इज रिजल्ट बीट्स फास्टर टू सप्लाई मोर एंड मोर ऑक्सीजन टू मसल। मतलब कभी भी अपन स्ट्रेस में आता है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एड्रेनलिन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रूविंग साबित होता है। क्यों? क्योंकि और इसका टारगेट ऑर्गन है हार्ट, जिसको वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। फिर आता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इज सेग्रीगेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो इसको सिक्रीट करते हैं। कौन? थायरोक्सिन। को नाम से समझ में आ रहा होगा, ये कार्ब, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को बॉडी में कंट्रोल करता है, और आयोडीन कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एसेंशियल के लिए, सिंथेसिस के लिए। यदि इसकी कमी होगी जिससे गोइटर हो जाएगा। फिर आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सिक्रीट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या करता है? इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द बॉडी। बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इसकी जो डेफिशिएंसी है, इट में लीड कॉज ड्वार्फिज्म और गिगेंटिज्म, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से या तो इंसान बहुत ज़्यादा बोना भी हो सकता है, या तो एक इंसान बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है टेस्टोस्टेरोन एंड ऑस्ट्रोजन। ये भी एनिमल हार्मोन्स हैं। ये टेस्टोस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन बेसिकली क्या करता है, जो प्यूबर्टी एज में जितने भी चेंजेस आते हैं उनको लेकर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ठीक है, इंसुलिन का काम है पेनक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस होना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पेनक्रियास है, इसके पास दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक तो बीटा सेल्स और एक होता है अल्फा सेल्स, ठीक है, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स। अब यदि अपन बात करें, जो अल्फा सेल्स हैं ये क्या रिलीज करते हैं? ग्लाइकोजन। और जो बीटा सेल्स हैं ये क्या रिलीज करता है? बीटा सेल्स विल रिलीज पैनक्रियाटिक जूस ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन सिक्रीट करेंगे। तो बस यही है जो चीज़ यहाँ लिखी है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिल रही होगी यहाँ से। हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है, ये ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन? जीएनआरएच, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बस याद कर लो, जीएनआरएच कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ग्रोथ हार्मोन आते हैं एक्सेस में गिगेंटिज्म और डेफिशिएंट में डॉर्फिज्म। LH और FSH मतलब ल्यूटेनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करते हैं? ये भी दे आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आता है थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है थायरोक्सिन को, क्योंकि इंप्रूव्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्ब एंड प्रोटीन। इसकी डेफिशिएंसी गोइटर होता है। फिर आता है पैनक्रियाज। अब सुनना ध्यान से, ऐसे सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। ऐसे एंजाइम्स नहीं, ऐसी चीजें जो कि एंडो एंड एक्सो दोनों के साथ क्या कर रही हैं? कोलैब कर रही हैं, ठीक है। मतलब दोनों यहाँ पर, जैसे ये पेनक्रियाज ग्लैंड है, ये कैसा है? एंडो भी है और एक्सो भी है। इसको बोलेंगे हेट्रोक्राइन। अब एंडोक्राइन हार्मोन क्यों है? क्योंकि ये इंसुलिन भी रिलीज कर रहा है और ग्लूकोन भी कर रहा है, ठीक है, इसकी वजह से। अब इंसुलिन कब आता है? व्हेन यू डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल व्हेन यू ईट। जब कम खाना खाओगे तब यहाँ पर क्या जाएगा? ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। तब उस टाइम पर क्या होगा? इंसुलिन रिलीज होगा, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल क्या डिक्रीजेस? ये ऐसा गलत है भाई, ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। आपने खाना खाया, शुगर बढ़ा, ठीक है, जो पूरी बॉडी में शुगर बढ़ा, उस शुगर को उठाकर सेल के अंदर डालने का काम कौन करता है? इंसुलिन। आपने देखा होगा जिसको डायबिटीज ज़्यादा हो जाती है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। फिर आता है ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन क्या है? जब आप फास्ट करते हो ना, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है।
लीवर में स्टोर रहता है, ग्लूकोज में चेंज होता है और एनर्जी देता है। अब यहाँ पर टेस्टिस है, ये भी हेटेरोक्राइन है। अब आप बोलोगे क्यों भैया, ये तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन देता है। एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ठीक है, हार्मोन बनाता है। मगर यदि अपन एक्सोक्राइन की बात करें तो यहाँ पर स्पर्म्स भी आ जाएगा और अपन बोलते हैं स्पर्म्स आर आल्सो एंजाइम्स। ओवरी की बात करोगे फीमेल हेटेरोक्राइन ग्लैंड में एंडोक्राइन कौन है, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और एक्सोक्राइन कौन है, ओवम। एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे तो ये कौन सिक्रीट करेगा, एड्रिनल हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन पेयर्स इन ह्यूमंस में पेयर में कौन सी चीज नहीं पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनलिन पाए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं पाया जाता, और क्या टेस्टिस नहीं पाया जाता, ओवरी नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर वी आर ग्रेजुअली कमिंग टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक कि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म और सेक्सुअल रेट को हैम्पर करना, थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, पेनक्रियाज ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, पेनक्रियाज रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, जो एड्रिनल ग्लैंड है ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ये कैल्शियम और रेगुलेशंस को करता है, पीनियल ग्लैंड मतलब स्लीप वेक साइकिल है, कब उठना है कब सोना है, ओवरीज एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पर देखो कुछ टाइप्स ऑफ मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के विषय में यहाँ पर दिया है, ये आप खुद से रीड करना। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहाँ पर प्रेजेंट है, बेस ऑफ द ब्रेन विद द स्कल, और इसको मास्टर ऑफ द मतलब मास्टर ग्लैंड ही कहा जाता है। ये क्या करता है, अदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनकी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड अदर। अब थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है इसकी लोकेशन क्या है, नेक इन फ्रंट ऑफ द ट्रकिया, ठीक है, ट्रकिया के फ्रंट में नेक इन द फ्रंट ऑफ ट्रकिया, थायराइड ग्लैंड वहां पर प्रेजेंट है। फंक्शन प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। अब आता है पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब यहाँ पर एड्रिनलिन ग्लैंड, ये किसकी वजह से आता है, ये आता है, ये क्या लेकर आता है, ये आता है एड्रिनलिन हार्मोन। अब इसकी लोकेशन क्या है, ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के ऊपर ये पाया जाता है। फंक्शन की बात करेंगे तो इट गिव रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करेगा और रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देन जेंटलमैन वी टॉक अबाउट हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स की यदि अपन बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड है, तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और एल्डोस्टेरॉन जो कि रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसको सिक्रीट करता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट था बतारा हूं मैं। पैराथायरॉयड कहाँ पर है, पैराथायरॉयड है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देखो प्री वर्कआउट मतलब वर्कआउट के पहले, पोस्ट वर्कआउट मतलब वर्कआउट के बाद, तो मतलब जो ढांचा है ना, पोस्टीरियर सरफेस मतलब सरफेस के बाहर वाला ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये वहाँ प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, और हॉर्मोन्स पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स, ये रिलीज कौन करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स। फिर आता है पीनियल मतलब कि दिमाग से ठीक, तो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा ये, इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन, घोट के पी जाओ मैं बोलता हूँ ना, दिमाग में, तो लोकेटेड इन प्लेन। इसका फंक्शन क्या है, स्लीप वेकअप साइकिल जो है ना वो सब पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है, और हार्मोन इसमें जो प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, है ना। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन ब्रेन में प्रेजेंट रहता है और स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। ओवरीज ये पेल्विक एक्टिविटीज में प्रेजेंट रहता है जिसको फीमेल गोनाड्स भी कहा जाता है। फंक्शन है एग सेल्स प्रोड्यूस करना और फीमेल सेक्स ऑर्गन को सिक्रीट करना। हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब टेस्टिस लोकेटेड इन दी स्क्रोटम, जो स्क्रोटम है जिसको मेल गोनाड्स कहा जाता है, ये कहाँ पर रहता है, स्क्रोटम में रहता है। फंक्शन क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करना है और मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। थाइमस ग्लैंड, थाइमस प्रेजेंट रहता है स्टर्नम के पीछे। अब स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम पता क्या होता है, स्टर्नम का मतलब होता है ब्रेस्ट स्टोन, जो कि एक फ्लैट नी शेप की बोन है, ठीक है, फ्लैट नी शेप की बोन आपको दिख रही होगी, ये फ्लैट नी शेप की बोन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो कि चेस्ट के सेंटर में है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिब केज, जो कि रिब केज का पार्ट बना रहे हैं। प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड लंग्स, यहाँ पर क्या होता है, जो स्टर्नम होता है ये प्रोटेक्ट नॉट ओनली हार्ट बट लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है ये, और समटाइम्स स्टमक को भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब एसोफेगस को भी प्रोटेक्ट करेगा, और समटाइम्स
स्टमक। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज इसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज के अपटेक के लिए कौन सा हार्मोन इसेंशियल है बाय सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा है काय के लिए? ग्लूकोज के अपटेक के लिए। तो ग्लूकोज मतलब शुगर, ये फॉर एग्जांपल सेल है और ये फॉर एग्जांपल शुगर है। इस शुगर को सेल के अंदर डालना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज इंसुलिन ना, इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर पहली बात तो पेनक्रियाज का क्या लगा? तो ग्लूकागोन, मतलब ए का 4। देखना ए का 4 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। अब ए का 4 तो हो गया। उसके बाद देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करता है? कॉर्टिसोल, अभी मैंने बताया था। सी का 1 देख लो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी का 3 मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है? जनरेट करता है। और फिर आता है किडनी। किडनी ऐसा रहता है कि ये ऊपर ही है, किडनी के ऊपर, जस्ट ऊपर, है ना। इसीलिए क्या करता है? विटामिन डी देता है, मतलब विटामिन डी को एक्टिव करता है। मतलब विटामिन डी हमारी बॉडी में पहले से है, किडनीज काफी मेन रोल प्ले करती है उसको आने के लिए। ठीक है, पूरा चैप्टर आपकी टिप पर करवा दिया है। All set for this chapter. I hope you all guys are gonna have the same response here as well. काफी बढ़िया तरीके से इसके पहले वाला चैप्टर अपन ने कंप्लीट करा, जिसका नाम है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन लोग एकदम चैप्टर के लेवल से ही शुरू करते हैं, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, 3-4 प्रीवियस क्वेश्चन फोड़ते हैं, थोड़ी हाई लेवल की बात करते हैं और एंटर करते हैं ये वाले चैप्टर में। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल आपसे बोलूंगा, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग यू दैट यू आर अ मैच्योर्ड स्टूडेंट। ठीक है, अपनी मैच्योरिटी का ध्यान रखते हुए ये वाले चैप्टर को पढ़ना। बचपना होता था ना, हमने भी करा है, चैप्टर का बहुत मजाक उड़ाते थे, कहीं ये कहीं वो, बट राइट नाउ यू मस्ट हैव द मैच्योरिटी। अभी आप पढ़ रहे हो 8 सवाल के लिए, है ना, और वो 8 सवाल के लिए ये सब नॉलेज आप गैदर कर रहे हो, बिकॉज यू विल बी एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यू विल बी लीडिंग ओवर देयर, सो आई कैन एक्सपेक्ट दैट सेंस ऑफ मेच्योरिटी फ्रॉम योर साइड एज वेल। तो रिप्रोड्यूस करना मतलब आप सभी को पता है रीजनरेट करना। ठीक है, जनरेट करना। जब पेरेंट बॉडी से ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन। अलग अलग प्रकार के होते हैं, मगर पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, आपको कुछ फील कराता हूँ। ठीक है, कि आपके अंदर एक्चुअली में वो करेज है, आप वो चीज कर सकते हो, आप यहाँ से सवाल निकाल सकते हो। उसके बाद अपन देखेंगे आगे, फिर अपन धीरे से फिर चैप्टर के अंदर बढ़ेंगे। तो अभी का यहाँ से मान के चलो 5 मिनट, 5 से 10 मिनट थोड़ा सा बढ़िया चैलेंजिंग होने वाला है, तो सुनना ध्यान से मेरी बात। ये तो इजी क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which is showing the properties of life such as the capacity for metabolism, response to environment, growth and reproduction. अब रिप्रोडक्शन वगैरह आने से ये इसका आंसर चेंज तो हो नहीं जाएगा। जो स्मॉल यूनिट है लाइफ की वो तो सेल ही रहने वाली है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन है, 2 important फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग। देखो, पहली बात, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअली में जनरेट होता है, ठीक है, उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी से फिर अनदर बॉडी जो जनरेट होती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 बॉडीज मिलकर जो एक नया ऑफस्प्रिंग जनरेट करती है, जो नया फीचर जनरेट होता है, उसको अपन ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है ऑफस्प्रिंग में, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म, तो इनके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं। तो मैंने आपको जब अपन सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, उन सेल डिवीजन से जब अपन डील कर रहे थे, उस दौरान मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक बताई थी माइटोसिस, एक बताई थी मियोसिस। ठीक है, एक थी मियोसिस और एक थी माइटोसिस। जो माइटोसिस है, ये कब होता है? जब अपना सेल डिवीजन करना होता है। फॉर एग्जांपल कोई डैमेज हो गया, लग गई, है ना, ब्लड क्लॉटिंग हुई, वहां पर जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस की वजह से होता है। मगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, जब अपन गैमीट फॉर्मेशन की बात करेंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो गैमीट फॉर्मेशन होता है, तब क्या होता है? तब होता है मियोसिस। तो यहाँ पर तब तो आप एक बात बताओ, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर फर्टिलाइजेशन तो होगा। अपन आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। एक मेल और फीमेल की जो मीटिंग की वजह से जो आगे चल के फॉर्मेशन होता है ऑफस्प्रिंग का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर फर्टिलाइज होकर एक जाइगोट बनता है लेटर ऑन, जिससे कंप्लीट ऑफस्प्रिंग बनता है।
उसको अपन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मगर यहां पर इसके पहले क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर ये है तो उस चीज का पार्ट जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है, दैट इज मियोसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर देखो, ये दो चीज होती है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। उसके बेसिस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है कि इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अप्रोप्रिएट बोथ फॉर पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, दोनों के लिए स्टेटमेंट कौन सी सही है। तो क्रोमोसोम्स नंबर इंक्रीजेस बट डीएनए कंटेंट रिमेन सेम, दोनों क्रोमोसोम्स नंबर और डीएनए कंटेंट कांस्टेंट रहता है। क्रोमोसोम सेम रहता है मगर डीएनए सेम रहता है। तो देखते देखो, बेसिकली पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है क्रोमोसोम्स। इसका नाम क्या है, क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। डीएनए के अंदर एक सेगमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होता है वो कैसे, कुछ इस प्रकार के आपको दिखाई देते हैं। मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये एक और ये दो, ठीक है, ये डबल पेयर में आपको दिखाई देंगे, ठीक है, दो पेयर में आपको दिखाई देंगे, डिप्लॉइड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, ये दो सेट्स में पाए जाते हैं। देखिए, ये दो सेट्स में पाए जाते हैं, और दो सेट्स को हम लोग बोलते हैं दो फुल सेट्स, मतलब कि 2n, ठीक है, मतलब कि डिप्लॉइड, ठीक है। अब जो एक सिंगल सेट की बात करेंगे, वन सेट, है ना, मतलब कि सिर्फ एन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। समझ में नहीं आया क्या है, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहां पर क्या है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। Haploid and diploid are the terms that are related to the number of sets of chromosomes in a cell. क्रोमोसोम्स कहां पर होते हैं, सेल में होंगे, बिल्कुल सर, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। तो मतलब कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये बताने के लिए दो टर्म्स का यूज करा जाता है, एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड। सुनना, हैप्लॉइड का मतलब होता है एक ऐसा सेल जिसमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, मतलब आधा, एक सेट वो जो होता है ना, वो आधा ही होता है ना, आधा आधा मिलकर एक कंप्लीट बनाते हैं। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है हैज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और ऑन दी अदर एंड जो डिप्लॉइड होता है मींस अ सेल दैट कंटेन्स टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इन द बॉडी जो गैमीट सेल होता है, हमारी बॉडी में जो गैमीट सेल है, दैट हैज अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि वो डिवाइड कर लेता है। जैसे इन ह्यूमंस एवरी गैमीट हैज ओनली वन सेट, दैट इज 23 क्रोमोसोम्स। यहाँ पर कितने होता है, 23 क्रोमोसोम होंगे। अब सिंस द यूनियन ऑफ गैमीट, यदि अपन यूनियन की बात करेंगे, यूनियन ऑफ गैमीट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्रिएट्स अ डिप्लॉइड सेल कॉल्ड जाइगोट विद सेट ऑफ विद टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ टोटल 46। मतलब अब समझो आप क्या हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन, मतलब जब गैमीट की मीटिंग होगी, जब गैमीट मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है, यहां पर 23 क्रोमोसोम मेल के, 23 क्रोमोसोम फीमेल के, दोनों गैमीट आपस में आकर गैमीट फॉर्मेशन होता है, और लेटर ऑन जाइगोट यहां पर फॉर्म करता है। समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। तो ईच पेयर कंटेन्स वन क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, मतलब कि यहां पर 23 फ्रॉम फादर, 23 फ्रॉम मदर। अब ये जो पेयर है आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। इनको क्या बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम आर सिमिलर इन शेप। आप देखो, यहां पर जो दो रहेंगे ना, यहां पर मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल देखे ऐसे क्रॉस करके, ये मतलब ये फॉर एग्जांपल, एक ये फॉर एग्जांपल कहां से आया, मेल से, और एक जो दूसरा है ये कहां से आया, फीमेल से। मतलब एकदम दिखने में सेम है, इवन इनका जो जीन जहां पर प्रेजेंट है ना, जिस लोकेशन पर, वो भी सेम है, पता, वो भी सेम है। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सिमिलर इन शेप, साइज, और इवन इनके पास सेम प्रकार का जीन भी होता है सेम लोकेशन में। समझ में आ रहा है। तो बस ये बेसिक था, मैंने आपको बता दिया हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, इतना कठिन तो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी यहां पर देखो, अब यहां पर मेन है देन अ डिप्लॉइड जाइगोट, जो जाइगोट बना डिप्लॉइड, मतलब कि देखो 23 प्लस 23 कितना हो गया, 46, ये बना, ऊपर मैंने 23 बताया, 46। अब ये जो 46 बना, ये क्या है, 2n, ये n प्लस n मिलकर 2n बना। अब ये जो 2n है, ये 2n क्या है, डिप्लॉइड। तो जाइगोट जो बनता है ये क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट होता है। पहली बात तो ये याद रखना, जो जाइगोट है दैट इज डिप्लॉइड।
अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है गोज थ्रू द सेल डिवीजन, मेनी टाइम सेल डिवीजन होगा और आगे चल के ये फुली डेवलप्ड क्या बनाएगा, बेबी का फॉर्मेशन करेगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी बॉडी है एक्सेप्ट गैमीट, ठीक है, जितने भी ब्लड बॉडी में सेल्स हैं गैमीट को छोड़कर, गैमीट को छोड़कर, गैमीट को छोड़कर जितने भी हैं उनको कहा जाता है सोमैटिक सेल्स, है ना। इतने सेल पड़े, बस एक यहां पर और देख लो, गैमीट को हटा दो, जितने भी बचे हुए हैं वो क्या है, सोमैटिक सेल्स। तो इन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, जीएडी में ह्यूमंस का जिक्र करेगा वो, इन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड रिटन एज टू एंड रूल। समझना, ह्यूमन में जो सोमैटिक सेल्स हैं वो हमेशा डिप्लॉयड होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टर्म है कि ह्यूमन में जो सोमैटिक सेल्स है दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉयड। अब यहां पर अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बाकी के अदर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, दे हैव सोमैटिक सेल्स विद डिफरेंट डिप्लॉयड नंबर, मतलब उनका डिप्लॉयड नंबर कुछ अलग होगा ऑफ क्रोमोसोम्स, मगर बट द गैमीट्स इन दीस ऑर्गेनिजम्स आर हैप्लॉइड, मगर जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। समझ में आ रहा है, गैमीट अलग है, बॉडी में अलग है, मतलब ऑर्गेनिज्म में तो उतने ही रहेंगे ना, मतलब बॉडी में कितने हैं वो चीज अलग है, क्रोमो गैमीट में अलग है। क्यों? क्योंकि गैमीट में तो वो डिवाइड हो रहा है ना, गैमीट फॉर्मेशन, क्योंकि गैमीट जो बन रहा है वो डिवाइड होकर बन रहा है, मीनिंग दे हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब ये है कि उनके पास हमेशा क्या होता है, वो कितना होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, क्योंकि गैमीट में तो हैप्लॉइड है, उनके पास डिप्लॉयड होंगे। अब सुनो और भी क्लैरिटी, जो सोमैटिक सेल्स हैं ओनली रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस। सही बात है भाई, मैंने आपको क्या बताया था, मियोसिस सिर्फ कहां होगा, मियोसिस जो होता है, अब तुम कंफ्यूज मत होना, इतने बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूं, जो मियोसिस है ये मियोसिस सिर्फ कहां पर होता है, ये होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के टाइम पर, ठीक है, ये होता है गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पर, गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस हो रहा है। तो अब ये गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस हो रहा है, तो ऐसे सेल जिसमें गैमीट फॉर्मेशन है ही नहीं, तो वहां पर तो माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा नहीं। तो a type of cell division in which result in दो genetically identical diploid daughter cell, ठीक है, दो identical diploid daughter cell, उसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस, उसको बोलेंगे माइटोसिस, जहां पर दो identical diploid daughter cell बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, और अच्छे से समझाऊं आपको, बिल्कुल सर समझाओ, यहां पर देखो, ये चीज देखो आप, माइटोसिस क्या है, ये एक ये है, मतलब दैट वाज 2n, ये डिवाइड हुआ, यहां पर भी 2n डिवाइड हुआ, और यहां पर भी 2n डिवाइड हुआ, इसको क्या बोलेंगे, दो क्या बने, ये जो डबल वाला था ये डिप्लॉइड था, ये सर ये डिप्लॉइड था, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। अब यदि यहां पर देखोगे मियोसिस में दो बार होता है, दो स्टेज में मियोसिस होता है, पहले 2n है, ये सर 2n है, अब ये यहां पर एक n बना, एक n बना, अब इसने क्या बनाया, हैप्लॉइड बना लिया सर, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। अब यहां पर एक और बार होगा, ये भी n बनाएगा, ये n/2 नहीं बनाएगा, ये भी n बनाएगा, ये n बनाएगा, और यहां पर क्या बनाएगा, ये भी n। यहां पर कितने बने, 4, कितने, 4 हैप्लॉइड बने। तो ह्यूमन में गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर जो मियोसिस होता है वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाता है, याद रखना 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाता है, और यहां पर 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल। क्लैरिटी मिली? यस सर। अब ऊपर मैं बता रहा था ना अदर ऑर्गेनिज्म में, थोड़ा दिमाग में रख सकते हो, कुत्तों में कितना होता है, 78 भाई, सॉरी डोगेश भाई, ठीक है, डोगेश भाई, किसकी बात चल रही है, सोमैटिक सेल्स की। बिल्लियों की बात करेंगे, सोमैटिक्स जो डिप्लॉइड सेल्स हैं वो कितना है, 38 है, और हैप्लॉइड कितना हो जाएंगे, 19। सोमैटिक डिप्लॉइड इधर घोड़े के पास कितने होंगे, 64, हॉर्स में गोइंग टू बी 64, ठीक है। चलो अब जो क्वेश्चन था ऊपर अपना वो क्या था, ये क्वेश्चन था कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी चीज सही है। भाई एक बात बताओ, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कौन सी चीज सेम होती है। अब आप ये मत बोल देना कि डिवाइड हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के नंबर डिवाइड हो जाता है, जो मैंने आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से डिवाइड करके बताया था ना, कौन से वाले, पहले वाले सेशन में, वो डिवीजन गैमीट फॉर्मेशन में होता है, वो यहां पर नहीं होगा। आप एक बात बताओ, ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स में क्रोमोसोम्स का नंबर तो सेम रहेगा और उनका डीएनए का कंटेंट भी सेम रहेगा, अपन गैमीट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों की दोनों चीजें ही सेम रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में अंतर क्या है। डिप्लॉइड में आता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, 1 सेट फ्रॉम ईच। हैप्लॉइड में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मगर हाफ डिप्लॉइड नंबर, आधा हो जाता है इसमें, हैप्लॉइड H मतलब क्या हो जाता है, हाफ। रूल जैसे यहाँ पर 2n है, यहाँ पर n है। डिप्लॉइड में मैंने क्या बताया था, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पर होमोलॉगस नहीं होता है, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर के नहीं होता है। मैंने आपको क्या बताया था, ऑल सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉइड, ये याद रखना, ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा,
सोमेटिक सेल्स आर डिप्लॉइड, मगर जो गैमीट्स में होते हैं वो कौन से हैं? सिर्फ हैप्लॉइड है। ये जो डिप्लॉइड सेल्स हैं दे आर रिप्रोड्यूस ओनली बाय माइटोसिस। मैंने बताया था माइटोसिस से जैसे 2n है, इससे आगे चल के ये भी 2n और आगे चल के ये भी 2n, ये बनाएगा 2n 2n। मगर यहाँ पर जो मियोसिस से हैप्लॉइड हो जाता है, मतलब 2n से n और n हो जाता है, यहाँ पर कोई भी गैमीट का जिक्र नहीं होता है डिप्लॉइड में। क्लियर है? गैमीट की बात करेंगे तो हैप्लॉइड, हाफ हो जाता है। चलो, इतनी क्लैरिटी के बाद आपको बेसिक समझ में आ गया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इतना टफ इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है, जो आगे मैंने बताया ना, इतना टफ कुछ भी नहीं होने वाला है। बस खत्म करेंगे चैप्टर को, पहले शुरू तो करने दो। लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की, सिमिलर टू देम, जैसे कि अदर इसेंशियल लाइफ प्रोसेस जो कि अपन ने लास्ट सेशन में पढ़ी थी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ और एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है अपने एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर, ठीक है? दिस इज जस्ट ऑप्शनल, ठीक है? इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काय के लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है लाइफ के मतलब अर्थ के ऊपर यदि आपको लाइफ को कंटिन्यू रखना है, अपना जो चलते आ रहा है उसको कंटिन्यू रखना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नई स्पीसीज ऐड करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको रिप्लेस करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ वेरिएशन से लेकर आने हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। सो द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, ठीक है? डीएनए कॉपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डीएनए कॉपी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेड्स का ट्रांसफर होना, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब डीएनए कॉपी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब डीएनए का कॉपी होना। तो द इंडिविजुअल सो प्रोड्यूस आर सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स, ठीक है? इनके पेरेंट्स की तरह आप देखना, डीएनए कॉपी हो रहे हैं ना। डीएनए कॉपी जैसे आप कॉपी निकलवाने जाते हो, फोटो कॉपी निकलवाने जाते हो, सेम होती है। उसी तरीके से आपने देखा जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स के सेम होगा। अब ये सिमिलैरिटी होती है डीएनए की वजह से आती है, मतलब डीऑक्साइरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल बॉडी डिजाइन। सारी बॉडी डिजाइन का जो बेसिक ब्लूप्रिंट होता है वो क्या होता है? डीएनए। तो डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस स्ट्रक्चर, जो कि पिछले सेशन से, पहले वाले सेशन से चिल्लाते आ रहा हूं, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। कैसे? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में डीएनए, और डीएनए का जो सेगमेंट होता है वो होता है। अब डीएनए अच्छे से समझाऊं क्या मैं आपको? जो सवाल आएंगे, बिल्कुल सर यह है डीएनए, आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ऐसा करके, ये जो सेगमेंट प्रेजेंट है ये जीन है। अब सुनो, डीएनए 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 सारी चीजें बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, एग्जाम में सवाल फंसाते हैं। डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय जॉन फ्रेडरिच मिशर, ठीक है? जॉन फ्रेडरिच मिशर ने इसको पहली बार आइडेंटिफाई करा था जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। जब बंदा डब्ल्यूबीसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, नॉट आरसीबी, डब्ल्यूबीसी के ऊपर, तो जॉन फ्रेडरिच मिशर ने इसको आइडेंटिफाई करा था। क्या आइडेंटिफाई करा था? कि एक 3D डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वाज लेटर डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। अब याद रखना, यदि आप आइडेंटिफिकेशन की बात करोगे, जो आइडेंटिफाई है वो किसने करा था? जॉन फ्रेडरिच मिशर ने। मगर यदि इसके स्ट्रक्चर की बारे में बात करोगे, स्ट्रक्चर दैट इज 3D हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये किसने दिया था? 3D हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट वाज गिवन बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस, मतलब वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल ने ये दिया था। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल याद रखना, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने, आइडेंटिफाई किसने करा था? जॉन फ्रेडरिच मिशर ने। अब फाइनल डेफिनेशन क्या होगी डीएनए की? तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है? डबल हेलिकल, ये दो हेलिक्स है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। और जो दो हेलाइसेस हैं एक दूसरे में ज्वाइन है बाय कार्बन बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ये कार्बन बॉन्ड है, ठीक है? यहाँ पर कार्बन बॉन्ड है। द डीएनए ऑल्सो बियर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। इनके पास क्या होती है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। तो जो यहाँ पर जो चीज है ना, एक ये, एक ये, एक ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पहले क्या है? दिस डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल, मतलब वॉटसन, यहाँ पर ये वॉटसन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 लगा दो। हु डिस्कवर्ड डीएनए? डीएनए को डिस्कवर किसने करा था? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये मॉडल को डिस्कवर किसने करा था? तो हु डिस्कवर्ड डीएनए, यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मॉडल, यहाँ पर बात नहीं चल रही, ठीक है? वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल, हाँ बिल्कुल, डबल डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, ये किसने करा था? जेम्स वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल। तो मॉडल की बात चल रही है ना। डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, बस डिस्कवर आएगा तो फ्रेडरिच मिशर, ठीक है? फ्रेडरिच मिशर, फ्रेडरिच मिशर, ठीक है सर। डीएनए आर कंपोज्ड ऑफ, डीएनए कैसे मिलकर बनता है? डीएनए ये वाला तुम बताओ, ठीक है? ये कमेंट सेक्शन में बताना कि, और ऊपर लिख देना होमवर्क क्वेश्चन, नहीं तो लिख दो तुम
ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन लिखना और बताना है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड्स और ऑल टुगेदर। आपको सभी को पता है यार, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड डैश। ठीक है, भाई यहां पर क्या है, 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का फर्क है, क्या है? ये वाइट, ये बाघ है भाई और ये वाइट टाइगर है। ये वाइट वाला है भाई। ठीक है, तो आपको दिख रहा है एनी डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज? सेम स्पीसीज के बीच में डिफरेंस आ रहा है, इनको कहा जाता है वेरिएशन। वेरिएशन रिफर्स टू द चेंजेस। ठीक है, दीज रिफर्स टू द चेंजेस, और चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन। ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज आ रहा है। जब मैंने आपसे बोला था कि आप फोटोकॉपी करवाने गए, जरूरी तो नहीं है कि वो जो फोटोकॉपी एग्जैक्टली सेम हो, थोड़ा बहुत वहां पर उसके कंपोजिशन में चेंज आ सकता है। तो डीएनए कॉपी जनरेटेड आर सिमिलर बट नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। एब्सोल्युटली आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए वेरिएशन होने के चांसेस है। अब ये जो वेरिएशन है, इट मे बी बेनिफिशियल और फेटल फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब ये मतलब बेनिफिशियल भी हो सकता है और फैटल भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल एक ऐसा वेरिएशन आया, फॉर एग्जांपल ये व्हाइट कलर है। अब ये व्हाइट कलर अपन ने मान के चला फॉर एग्जांपल कि ये गर्म टेम्परेचर के लिए सुटेबल नहीं है, तो फिर तो इसके लिए दिक्कत है ना, फिर तो इसके लिए दिक्कत है। तो ये बेनिफिशियल भी हो सकता है और फेटल भी हो सकता है। मगर याद रखना था, कॉम्बिनेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। मतलब हेरिडिटी तो है, ठीक है, पेरेंट्स तो हैं, मगर साथ में इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके एक इंडिविजुअल वेरिएशन। ठीक है, देन ओनली इंडिविजुअल वेरिएशन वुड कम। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, वन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इट हेल्प्स स्पीसीज टू सर्वाइव ओवर लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। सही बात है, जो यहाँ पर जो स्पीसीज हैं वो काफी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसलिए है, दिस इज बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस, ज्यादातर क्या रिप्रोड्यूस करता है, यहाँ पर अच्छे खासे वेरिएशन रिप्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग में। सीधा सवाल है, इंडिया 2023 के वन में पूछा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस इज वेरी कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां पर बहुत कॉमन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सब पढ़ेंगे। बाइनरी बाइनरी फिशन अमीबा में होता है। ठीक है, बडिंग यहाँ पर हाइड्रा में होता है, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है, फंगस वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्लावरिंग प्लांट में होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जल्दी से एकदम मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है ये माइटोटिकली भी हो सकता है, माइटोटिकली भी हो सकता है। यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं ना, प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेल डिवीजन, दे आर ऑलवेज जेनेटिकली आइडेंटिकल और क्लोन टू देयर पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स के एकदम या तो सेम होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, या तो क्लोन होंगे। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, अ सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व इन इट। अब सुनो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, कुछ ऐसे भी हैं जहां पर दो आ जाएंगे, उनके बारे में एक्सेप्शनल केस के बारे में बात करेंगे, मगर मोस्ट ऑफ द केस में एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है। ये इसकी वजह से ही जाने जाते हैं। इसमें कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, इट डज नॉट रिक्वायर द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में आकर मिलकर जाइगोट बने, इट्स नॉट लाइक दैट। और यहाँ पर इसलिए बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि डीएनए कॉपी तो यहाँ पर होती नहीं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इट इज मोस्ट कॉमन इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल, ये दोनों मिलकर एक नई जनरेशन बनाते बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। जैसे ह्यूमंस में होता है, फिशेस में होता है, फ्रॉग्स में होता है। ये ना, ये रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आज अपन बड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके बड़े हुए हैं, ठीक है, जल्दी से नहीं हुए। सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स मियोसिस एट सम स्टेज एंड स्पेशली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। बोला ना, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस। द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेल डिवीजन वो वेरिएशन करता है, और यहां पर जो फ्यूजन होता है ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का होता है। तो अपन यहां पर यदि आपको और अच्छा चाहिए डिफरेंशिएशन, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मगर यहां पर मैं अपन आगे बढ़ते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दी है, मगर ऊपर वाली जितनी इंफॉर्मेशन बताई इट इज मोर देन इनफ। तो देखो यहां पर आता है फिजन। फिजन से आप समझ गए होंगे, मतलब फिजन कुछ टूट रही है चीजें, फ्रेगमेंट्स मतलब भी टूटना, रीजनरेट मतलब दोबारा बनना, बर्ड्स बनना मतलब टुकड़ा कुछ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन साउंड में पढ़ा था कि आगे बढ़ना, ट्रेवल करना, वेजिटेटिव मतलब वेजिटेशन, स्पोर मतलब कुछ रुएं, वैसा कुछ। तो ये बेसिक मतलब एक माइंडसेट होता है, बेसिक मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जो बेसिक एट फर्स्ट साइट होता है। आप कैसे चीजों को समझ रहे हो ये वो है। अब आगे बढ़ते हैं फिशन। ठीक है, फिशन क्या है?
द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू और मोर देन टू सेपरेट डॉटर सेल्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सेपरेट डॉटर सेल में जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजन। ये पता सबसे ज्यादा कॉमन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोन। ये याद रखना, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन में फिजन होता है। इस प्रकार का जब सेल डिवीजन होता है ना, इसमें जो सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो दो या दो से ज्यादा पार्ट में डेवलप मतलब डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डेवलप करता है। समझ में आया? मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, वो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब खुद में ही डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो आप यहां पर देखो, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फिजन। आप यहां पर देखो, इसमें इस प्रकार के फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये दो आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म में टूट रहा है एक डेफिनेट ओरिएंटेशन के साथ। पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा, पहले जो डिवीजन हो रहा है वो हो रहा है न्यूक्लियर का डिवीजन। ठीक है, यहां पर क्या हो रही है, न्यूक्लियर डिवाइड हो रही है। द फर्स्ट द न्यूक्लियर डिवाइड्स, उसके बाद आप देखोगे यहां पर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड। तो पहले न्यूक्लियर होगा, फिर साइटोप्लाज्म होगा, और फाइनली जाके डॉटर सेल दो चीज में पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये चीज देखने को मिलती है लीशमानिया में, जो कि पॉजिटिव एजेंट है काला जर का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लीशमानिया है, सो काला जर से इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, which have a weave-like structure at one end. In such organisms, binary fission occurs in definite orientation relation to other. मतलब सेम चीज में होता है, सेम जैसा यहाँ है सेम वहां है। अब यदि अपन मल्टीपल फिजन की बात करें ना, तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है प्लाज्मोडियम में, जो कि मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलता है। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, मतलब कि एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे स्पाइरो वगैरह। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स और पीसेस। ईच फ्रेगमेंट्स सब्सिक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट सब्सिक्वेंटली ग्रो होकर क्या बनाता है, एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। इस प्रकार का जो सेल डिवीजन है, ये कहां पर देखने को मिलता है, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन is seen in multicellular organism with a relatively simple body design। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसकी सेम बॉडी डिजाइन है, मगर बन क्या रहे हैं, फ्रेगमेंट्स। ये इनमें समय मत दो, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, जो जरूरी है उसके ऊपर अपन धीरे धीरे करके आ रहा है। रीजनरेशन, भाई ये पता क्या है, मैंने अपने आप को तीन हिस्सों में काट लिया, पैर अलग, पेट अलग, सिर अलग। अब सिर मेरा अलग पूरी बॉडी बना लेगा, पेट अलग पूरी बॉडी बना लेगा, पैर अलग पूरी बॉडी बना, मतलब तीन हिस्से बन जाएंगे। मतलब समझ रहे हो कितना सेल डिवीजन चाहिए, कितनी मल्टीसेलुलर बॉडी चाहिए। तो एनिमल्स लाइक प्लानेरिया, दे कैन रीजनरेट इनटू अ कंप्लीटली इंडिविजुअल फ्रॉम अ सिंगल सेगमेंट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें जो डेवलपमेंट होता है नए ऑर्गेनिज्म का, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम जस्ट अ ब्रोकन और कट पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं क्योंकि आगे प्रोलिफरेट करके एक नए नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं। ये आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पर चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये तीन पार्ट थे, तीन हिस्सों में एक दो तीन नया ऑर्गेनिज्म बन गया। अब आता है बर्डिंग। बर्डिंग मतलब कि आपको एक बर्ड दिख रहा होगा, ये बर्ड एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब कि जिसमें एक डॉटर ऑर्गेनिज्म जो है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन जिसको बर्ड कहा जाता है। एनडीए 2024 में क्वेश्चन फंसाया था यहीं से, ये बर्ड से यहाँ से ग्रो करता है। ये कैसा, इट डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, की तरह डेवलप होता है। जहां क्यों, क्योंकि ये रिपीटेड सेल डिवीजन होता है ऑन द पेरेंट बॉडी। जब ये फुली ग्रो मतलब कंप्लीटली ग्रो हो जाता है ना, तो ये मतलब डिटैच होकर एक खुद में एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। मतलब एक बर्ड है, धीरे धीरे ग्रो करा, ये आगे ग्रो करा, एक नया बना, और ये पूरा का पूरा अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। अब आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन। ये एक ऐसा एसेक्सुअल प्लांट रिप्रोडक्शन है जिसमें नए प्लांट बनते हैं पेरेंट प्लांट से, है ना। इसको दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहां पर प्लांट के जो पार्ट है, जैसे रूट है, स्टेम है, पत्ती है, ये नए प्लांट के पार्ट में बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो कि कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में यूज करी जाती है। इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, और फार्मर्स इसको यूज करता है, जैसे पोटैटो का बर्ड, जिंजर का राइजोम, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों, पोटैटो का बर्ड होता है, जिंजर का राइजोम होता है, अनियन का बल्ब होता है। एक प्रोसेस है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग पता क्या प्रोसेस है, एक ऐसा प्लांट का पार्ट जिसमें रूट नहीं है, उसको अटैच कर दो उस पार्ट से जिसमें रूट है। पता, जिसमें रूट है, इसको बोलेंगे ग्राफ्टिंग। विदाउट कैन बी अटैच टू अदर पार्ट विद रूट, इससे प्लांट बन जाएगा। इससे होगा क्या,
इट मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी, बेयर मोर फ्लावर्स। ठीक है, ये क्या करता है, जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, ज्यादा फ्लावर बेयर करता है, फ्रूट्स लाता है, और प्रोपगेशन करता है, पॉसिबल इन प्लांट ऑफ लेस सीड कैपेबिलिटी। ठीक है, अब आता है टिश्यू कल्चर। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, देख लो भाई। आपने क्या करा, एक प्लांट के पार्ट को कट करा। ठीक है, एक प्लांट के पार्ट को कट करा। ठीक है, ठीक है सर, ये प्लांट का पार्ट है, आपने इसको कट करा। ये क्या है, इसमें है भाई न्यूट्रिशन, एक न्यूट्रिएंट्स का मीडियम है। ठीक है, आपने उठाकर इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको डाल दिया प्लांट के पार्ट में। अब जो ये चीज नई बनकर आई ना, ट्रांसफॉर्म, इसको बोलोगे तुम कैलस। ठीक है, अब ये जो कैलस यहां पर बना ना, तुमने पता क्या कर दिया, एक नई चीज है जिसमें रखे हुए हॉर्मोन्स, आपने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर एक और नई चीज बनकर आई, ये, इसको क्या बोलोगे, प्लांटलेट्स। ठीक है, इसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर। बस, तो पहले कैलस बना, फिर बना प्लांटलेट्स। ठीक है, बस यही याद करना है टिश्यू कल्चर में। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है भाई, स्पोर फॉर्मेशन ऐसी चीज है, ठीक है, पहले तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्लोब ऑन स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे स्पोरेंजिया, जैसे यहां आपको दिख रहा है, ये इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर ये जो सिंगल स्पोर होता है ना, इसके पास एबिलिटी रहती है कि आने वाले जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है उनको बना सके, है ना। मतलब उन स्पोर्स, जो लिविंग सेल्स हैं, स्पोर्स हैं, इनके पास जर्मिनेट करने की एबिलिटी है, और आगे चल के नए डॉटर ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी बना सकता है। इनके पास क्या होता है, ऊपर एक थिक वॉल होती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है, जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है ये ग्रो करने लगती है। अब आप देखना, जो एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हाइफी कहा जाता है, ठीक है, जो कि ब्रेड के ऊपर होता है, हाइव कहा जाता है। जब, यदि आप देखना कभी भी ये ब्रेड के ऊपर डेवलप पता कैसे होता है, जब मॉइस्ट ब्रेड, ठीक है, गरम ब्रेड को इज केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज, कई दिनों तक आपने खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर मॉइस्चर बन जाते हैं। दिस इज बिकॉज दी स्पोर्स ऑफ राइजोपस प्रेजेंट इन एयर सेटल डाउन ऑन ब्रेड। तो वो जो स्पोर्स प्रेजेंट है ना राइजोपस के, वो ब्रेड, मॉइस्चर वाली ब्रेड के ऊपर बैठ जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे, और राइजोपस कॉलोनी को आगे चल के उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन से हुआ आगे पूरा सीन। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं प्लांट की तरफ, इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है बहुत ज्यादा। ये क्या चीज है, सुनो मेरी बात। दो प्रकार के फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट फ्लावर में पाए जाते हैं। मगर बाई मतलब बी से बाय, बी से बोथ। बाइसेक्सुअल फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम फ्लावर। ठीक है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसमें पपाया और वाटरमेलन दोनों होते हैं, और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें हिबिस्कस, लिली और रोज तीनों होते हैं। मतलब तीनों इसकी मतलब कैटेगरी में आते हैं। भैया ये याद करना क्यों जरूरी है यार, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पता। हिबिस्कस मतलब जो जासून का फूल होता है ना, जो नवरात्रि में अभी चढ़ता है। लिली तो आप सभी को पता है, और गुलाब तो, ठीक है, गुलाब तो आपको पता ही है, आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, गुलाब इस्तेमाल होता है भाई, खाने में भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ देने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अब सुनो, क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा प्लांट है जिसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, कौन है? पपाया। ठीक है, अब भी ऊपर पड़ा ना, पपाया और वाटरमेलन। वाटरमेलन भी अभी आप खा रहे हो। एक ये देखो, यहां देखो, अब आप ध्यान से, फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, फ्लावर के चार पार्ट होते हैं।
एक होती है पत्ती, है ना, जिसको बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, पत्ती से पेटल्स। एक होता है बीच वाला, जिसको बोलते हैं सेपल्स। एक होता है मेल, मतलब मेन, मतलब स्टामेन, है ना, मेल। और एक होता है फीमेल, जिसको कार्पेल बोलते हैं, जिसको पिस्टिल भी कहा जाता है। याद करवा दिया? ठीक है। अब सुनो, मेन इतना तो याद करनी, सेपल्स पेटल्स। अब देखो, जो जासून का फूल आपने देखा होगा, जो इसमें रेड वाला पोर्शन होता है, ये पेटल्स है, पत्ती, यही तो उसकी पत्ती है। और जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? सेपल। अब जो सेपल है, इसको बोलते हैं कैलिक्स, ये कैलिक्स है। और जो पेटल है, वो पत्ती, वो कोरोला है। ठीक है, कोरोला। पत्ती जो है वो कोरोला है, और जो साइड वाला है वो कैलिक्स है। स्टैमेन को अपन बोलते हैं एंड्रोशियम, मेन वाला एंड्रोशियम भी। ऐसे याद कर सकते हो, स्टैमेन कहां से निकलेगा? एंथर से, अभी अपन पढ़ेंगे। तो एंथर और यहाँ पर एंड्रोनियम, दोनों एन से शुरू हो रहा है। और कार्पेल को गाइनोशियम भी कहा जाता है। ठीक है। अब सुनना, मेन तो दो चीज, स्टैमेन और कार्पेल, दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, स्टैमेन और कार्पेल। अब देखना क्या क्या है। ठीक है, स्टैमेन और कार्पेल। यहां पर जब वो जो स्टैमेन है, स्टैमेन की बात करेंगे ना, स्टैमेन के पास होता है एंथर। ये एंथर से जनरेट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। यही पॉलन ग्रेन्स एक काइंड ऑफ, आप मान लो, गैमीट है, काइंड ऑफ, एक काइंड ऑफ गैमीट, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एंथर से निकले। स्टैमेन है कहीं पर, मैन है, उसके अंदर एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स है। अब वो जो पॉलन ग्रेन्स उड़कर कहां पर आएंगे? यहां पर। पॉलन ग्रेन्स उड़कर यहां पर आए। अब इसके अलग अलग पार्ट क्या होते हैं? तीन होते हैं, सुनना ध्यान से। एक होता है स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट, स्टिकी से आप स्टिग्मा याद कर लो। एक बीच वाला स्टाइल, इलोंगेटेड पार्ट, और एक नीचे वाला ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट, इलोंगेटेड पार्ट स्टाइल, और विलोप्ड पार्ट ओवरी। तीन देखो यहाँ पर। पहला है स्टेमेन, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें एंथर होता है। एक विलोप्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें दो पॉलन सेक्स प्रेजेंट है एट द टिप ऑफ द स्टेमेन। और एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन्स, जो कि अभी मैंने आपको बताया। कार्पेल, जिसे पिस्टिल कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो स्टिग्मा है, इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल। ठीक है, स्टिग्मा इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल। कार्पेल का टर्मिनल पार्ट है स्टिग्मा, विच मे बी स्टिकी। इट हेल्प्स इन रिसीविंग द पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ठीक है, स्टिग्मा, इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल, विच मे बी स्टिकी। इट हेल्प्स इन रिसीविंग पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होगा उस टाइम पर, ताकि ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके, इसलिए ये स्टिकी है। स्टाइल की बात करेंगे, ये मिडिल लॉन्गेटेड पार्ट है कार्पेल का, और ये अटैच करता है स्टिग्मा को ओवरी से। ओवरी एक सोलन बीच का पार्ट है, जिसमें क्या होते हैं? ओव्यूल, इट कंटेन्स ओव्यूल, जिसमें एग सेल होते हैं, जो कि फीमेल गैमीट है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आर करेक्ट? स्टैमेन इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द फ्लावर। यार कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब काइंड ऑफ सही है, वो कहीं भी सकता है, मगर सही है। स्टैमेन प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स एंड ओवरी। अरे भाई, स्टैमेन प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स एंड एंथर, ये गलत है। तो सेकंड कहां कहां पर आ रहा है? यहां भी आ रहा है, गलत है। यहां भी आ रहा है, गलत है। यहां भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं चीज क्या होती है, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे अपन। यहां देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, डीएनए कंटेंट ऑफ पेरेंट प्लांट गेट्स हाफ ड्यूरिंग पॉलन फॉर्मेशन। जब पॉलन फॉर्मेशन, क्योंकि पॉलन भी तो यहां पर भी तो ये भी गैमीट फॉर्मेशन है, पॉलन फॉर्मेशन भी तो गैमीट फॉर्मेशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, समझ में नहीं आया? ठीक है, अपन काय की बात कर रहे हैं? डीएनए कंटेंट ऑफ पेरेंट प्लांट, और किस दौरान? इसके टाइम पर। तो ये हाफ हो जाता है। तो अब ये कैसे हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, बढ़िया तरीके से। देखो, जो डीएनए कंटेंट है ऑफ पेरेंट प्लांट गेट्स हाफ ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलन। जो प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए कंटेंट ऑफ पेरेंट प्लांट हाफ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस एक ऐसे प्रकार का सेल डिवीजन है जो कि अगर होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट सेक्स सेल्स सच एज पॉलन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो अब मैं आपको बहुत बढ़िया से पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। पहले देखो कि पॉलिनेशन क्या है। पता पॉलिनेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर है फीमेल, फीमेल जो प्लांट है जिसका नाम है कार्पेल, और यहां पर है मेल जिसका नाम है स्टामेन। ये है फीमेल और ये है मेल। यहां से यहां पर आए,
ठीक है, स्टैमेन से कार्पेल पर जाना, ट्रांसफर होना, ठीक है, काय का, पॉलन ग्रेन्स का, इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज पॉलन ग्रेन्स। आप पॉलन ग्रेन्स को कोई भी लेकर आ सकता है, जैसे विंड आ सकते हैं, वाटर आ सकते हैं, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, कुछ भी। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, खुद में भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, अलग अलग पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, फर्टिलाइजेशन ये कैसे हो रहा है। फर्टिलाइजेशन का मतलब पता क्या हो रहा है, मेल जर्म सेल फीमेल गैमीट्स के साथ जब क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है और जाइगोट बना रहा है। अब मेरी बात सुनो, जो पूरा ऐसे ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अब यहां पर देखो, ये स्टिग्मा है, हाँ जी सर, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये पूरा का पूरा जो है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एग अपैरेटस, जिसमें एग रखे होंगे, अपैरेटस, ठीक है। अब यहां पर एक आया, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है, एक मतलब पॉलन ग्रेन आया, इसके ऊपर क्या है, ये है, और दूसरा, ठीक है। अब यहां पर पूरा जो उसका पाथ है वो मैं आपको बता देता हूं कैसा है। ये ऐसा है, अरे ऐसा, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। ये पूरा पाथ आपको दिख रहा है, जी सर, ये पाथ पूरा इधर से भी आ सकता है, कहीं से भी देख। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर जो दो चीज प्रेजेंट है, ये है पोलार न्यूक्लियाई, इनको बोलते हैं पोलार न्यूक्लियाई, ठीक है। यहां पर तीन चीज है, जो ऊपर वाला है दैट इज एक्सेल, और जो नीचे वाला है सिनर्जिड्स, ठीक है, ये सिनर्जिड्स, और ऊपर तीन है, इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स, इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स। सर आपको कैसे याद है, आपको भी याद होंगे, बस ऐसे जैसे बता रहा हूँ समझते जाओ। एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एक्सेल और सिनर्जिड्स। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से, यहाँ पर दो चीजें आएंगी ऊपर से, एक और ये दो, मतलब दो पॉलन ग्रेन आएंगे। भैया दो ही क्यों, या तो हमेशा दो ही आते हैं, ठीक है, दो ही स्टेक होंगे उसके ऊपर, ठीक है, दो ही वो अंदर करेगा। यदि एक भी होता है तो ये दूसरे में डेवलप हो जाता है, मगर दो आते ही, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पहला पॉलन ग्रेन है, मतलब जो पहला पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मतलब मेल गैमीट है, ये पॉलन ग्रेन है, ये दे आर नथिंग बट मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट। तो अब ध्यान से सुनना, जो पहला वाला पॉलन ग्रेन है, ये मेल गैमीट, वो फ्यूज होगा किसके साथ, एक्सेल के साथ, है ना। एक्सेल जो कि कहां पर प्रेजेंट है, अभी बताया था ना। मैं डार्क कर दूं, डार्क ऑरेंज कर देता हूं, ये देखो, ये है, जी सर, ये है एक्सेल, ठीक है, ये एक्सेल है। तो इसके साथ उसने क्या करा, मतलब उसके साथ मीट हुआ, पहला मेल गैमीट फ्यूज हुआ एक्सेल के साथ, इसने क्या बनाया, जाइगोट, और जाइगोट के फॉर्मेशन को कहा जाता है सिनगेमी, ठीक है, सिनगमी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, अब दूसरे वाले मेल गैमीट का क्या, जो दूसरा वाला भी आ रहा है ना, ये दो आ रहा है, तो दूसरा वाला जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज होगा, जो बीच में ये दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, ये दो, इनके साथ प्रेजेंट, इनके साथ फ्यूज होगा। जब इनके साथ फ्यूज हुआ तो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो आप एक बात बताओ, कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, कितनी बार फ्यूजन हुआ, सॉरी, एक बार ये एक्सेल के साथ और दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक एक्सेल, मतलब 1+2 इज इक्वल टू ट्रिपल फ्यूजन, है ना। और फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, एक बार एक सेल के साथ हुआ और एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ, तो कितना हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, समझे। डबल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है और एक एंडोस्पर्म बनता है। ये तुमसे पूछेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन में काय का फॉर्मेशन होता है, एक होता है जाइगोट का और एक होता है एंडोस्पर्म का। जाइगोट का कब बनता है, जब वो फ्यूज करता है एक्सेल के साथ, एंडोस्पर्म का जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ। खेल खत्म, समझे, बस इतनी कहानी थी। एग अपैरेटस के अंदर ये सारी चीज होती, मैंने बता दी।
देखो स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि देखो यहाँ पर ये थोड़ी हाई लेवल की इंफॉर्मेशन है। इसकी दो लेयर होती है, एक होती है एक्साइन और एक होती है एनाइन। अब सुन, जो एक्साइन है मतलब आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हार्ड बनाता है ताकि वो चीज नीचे जाए। तो अब देखो ये ऐसा है कि एक केमिकल सब्सटेंस जो कि एक्साइन में प्रेजेंट है आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, तो कि जिसको हार्ड बनाता है और प्रोटेक्ट करता है ताकि कहीं जाए ना। सिनर्जेट्स क्या है? सिनर्जेट्स का मतलब पता क्या है? ये मतलब जो आ रहे हैं पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन को पहुंचाता है कहां पर? एक्सेल के पास, गाइड करके एक्सेल के पास पहुंचाता है, बस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनो, जो कि आपको याद करनी है। ठीक है, लर्न करते हैं, लर्न इट टुगेदर, एक साथ याद करेंगे। ठीक है, अब देखो, मैंने जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी राइप होकर क्या बनाएगी? फ्रूट। ओव्यूल है, ओव्यूल से बनेगी सीड, सीड से फ्रूट बनता है ना। आप खुद देखो, ये अंदर वाला था, ये जो था ये था ओव्यूल, ठीक है, और जो बाहर वाला है ओवरी। तो ओव्यूल पहले सीड बनाएगी, उसके बाद फ्रूट बनेगा ना। तो ओव्यूल बनाती सीड, ओवरी बनाती फ्रूट। अब जाइगोट का सीन कैसा? जाइगोट बनाता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो बनाता है प्लांट। अलग अलग चीजें, अलग अलग एंगल से, सारे एंगल से बता रहा हूं, कहीं से सवाल इसके बाहर आएगा ही नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ सीड इज राइपन्ड ओव्यूल, मतलब एक राइपन्ड पके हुए ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। ये 2023 में करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो आप देख लो यार, एक चीज याद रखना, जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। देखना, इसमें जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, दूसरे वाले में नहीं, दूसरे इसमें एम्ब्रियो के बाद जाइगोट, गलत। इसमें जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, मगर पहले एग होगा। और सीड पहले कैसे आ गई? सीड तो बाद में बनेगी ना भाई, सीड तो बाद में बनेगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सीड बाद में बनेगी। ठीक है, यहां पर समझो, सीड ये बाद में है, उसके बाद फिर ये जाइगोट। सीड बाद में, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीड। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, पहले होगा पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफर होना, फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, फिर होगा फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन अभी अपन ने ऊपर करवाया ना, पॉलिनेशन मैंने पहले समझाया, फिर फर्टिलाइजेशन समझाया, फिर बना जाइगोट, वही फर्टिलाइजेशन। जाइगोट से बनेगी एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगी। ठीक है, समझे? जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड, फिर बना फ्रूट। अब तो इतना तो सीधे याद कर लो, पॉलिनेशन ऊपर मैंने बता दिया, फर्टिलाइजेशन ऊपर मैंने बता दिया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मतलब जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है ओब्यूल के अंदर। सीड डेवलपमेंट कैसे होती है? ओव्यूल डेवलप होकर क्या बनाता है? सीड। खत्म। इसके बाहर कहीं सवाल आ जाए तो फिर बोलना आप मेरे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट सही है? ओव्यूल फ्रूट बनाता है, गलत। एम्ब्रियो एग बनाता है, सही है। आगे देखो, ओवरी फ्रूट बना रहा है, सही है। आप देखना जरा, जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा है क्या? हाँ, इधर सही है। ओवरी फ्रूट बना रहा है क्या? सही है। ठीक है, ओव्यूल सीड बना रहा है, सही है। एग जाइगोट बना रहा है, सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एग जाइगोट बना, एग मिले, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड बनी, सीड से फ्रूट बना। विच वन ऑफ द, अब आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? यूरेथ्रा है, वास डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल है, सर्विक्स नहीं है, ऑप्शन नंबर ये फीमेल का पार्ट है। कैसे पता भैया? पढ़ते हैं अपन, फिर पता चलेगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहां से, और आसान क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान से समझना एक एक चीज को जो मैं यहां पर बता रहा हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहली चीज है टेस्टिस। इसमें याद क्या क्या करना है मैं आपको सीधे बता दे रहा हूं, वही चीज को दिमाग में रखना। टेस्टिस पेयर्ड होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन है। इसमें कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब ये सब छोड़ो, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है स्पर्म, याद रखना। टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म, बात खत्म। ठीक है, ये क्या करते हैं? टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन।
जो कि चेंजेस लेकर आता है कहां पर, चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ बॉयज एट प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी के एज में चेंजेस लेकर आता है। अब टेस्टिस एक पाउच में रखे होते हैं जिसका नाम है स्क्रोटम, एक स्मॉल पाउच जो कि टेस्टिस में, और अब ये प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉडी के बाहर स्क्रोटम इसलिए है क्योंकि जो बॉडी को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उससे इसको कम टेम्परेचर चाहिए, इट रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर, कम, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है कंपैरेटिवली इसलिए इसको कम। अब एक आता है वास्ट डिफरेंस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस को यूरेथ्रा से कनेक्ट करेगा। जब अपन किडनी पढ़ रहे थे उसमें अपन ने यूरेथ्रा पढ़ा था, एक ऐसा पैसेज जहां से बोथ, ये देखो ये लिखा है कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है, दोनों को सेम टाइम पर इजेक्ट नहीं करेगा मगर सेम है। तो अब यहां पर यदि आप मान के चलो, यदि एक आएगा यूरेटर से जो चीज आएगी वो क्या होगी, यूरेटर से कोई चीज आ रही है तो वो क्या आ रही है, आपका आ रहा है यूरिन। यदि वास्ट डिफरेंस से कोई चीज आ रही है तो वो क्या आ रहा है, सीमेन। समझ में आया। अब यहां पर यूरेथ्रा सिक्रीट सेमेनल फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमेनल वेसिकल की बात करेंगे तो ये फ्लूइड है, और देखो यहां पर आकर पता क्या होता है, ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है सेमेनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, यहां पर स्पर्म्स और सीमन में आप पूछोगे डिफरेंस क्या है। स्पर्म्स में जब न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड ऐड हो जाते हैं ना वो बनाता है सीमन, सीमन। तो जो मिल्की विस्कस फ्लूइड है जिसमें फ्रक्टस होता है, प्रोटीन होता है और अदर केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को स्टिमुलेट करता है, नरिश करता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। पेनिस इज द एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ऑर्गन है जो कि ट्रांसफर करता है स्पर्म्स को वजाइना में ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम पर। अब स्पर्म है टाइनी एंड मोटाइल बॉडीज, दे यूज देयर लॉन्ग टेल टू मूव थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बीच कहीं भी सर्विक्स नहीं आया ना, ये कहां पर आता है। अब पूछ रहा है विच व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यार यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ना। अब यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, तो यहाँ पर है ओवरीज। ओवरीज क्या है, यहाँ पर पेयर्ड है, ओवल शेप्ड ऑर्गन्स है जो कि किडनी के पास एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। ये प्रोड्यूस करते हैं थाउजेंड्स ऑफ ओवा और एक्सेल्स। दे डू सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ये फनल शेप्ड ओपनिंग है नियर दी ओवरी, ठीक है, यहां पर देखो ये ओवरी के पास जो फनल शेप्ड है ना ये। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, याद रखना साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात कभी भी होगी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये क्या है, ये है आपका ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यहीं पर होता है। दीज ओपन इनटू द यूट्रस फ्रॉम बोथ द साइड्स। यूट्रस जिसको वॉर्म बोलते हैं, ये एक होलो पेयर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है फीटस का। सर्विक्स एक लोअर और नैरोअर पोर्शन है यूट्रस का जो कि ओपन्स इनटू द वजाइना, क्योंकि वजाइना में जाकर ओपन होती है, ठीक है। सो रिसीव्स द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड सर्व्स एज द बर्थ कैनाल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, बर्थ कैनाल कहा जाता है वजाइना को, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओविडक्ट, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है। देखो जब मेल गैमीट एंटर करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में बाय द प्रोसेस कॉपुलेशन, इसको कॉपुलेशन या मेटिंग कहा जाता है, ठीक है, ये कहां पर होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में। जो स्पर्म है ये हाईली एक्टिव और मोटाइल होता है, दे स्विम इनटू यूट्रस थ्रू सर्विक्स, ठीक है, दे स्विम इनटू यूट्रस थ्रू सर्विक्स के थ्रू ये यूट्रस में क्या करता है, स्विम करता है एंड देन पास इनटू ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन सिर्फ कहां ओनली अकर्स इफ एग इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब एग प्रेजेंट है ओविडक्ट में। जैसे ही स्पर्म रीच करता है एग को, वो पेनिट्रेट करता है ओवम में, और जो सिनगैमी है और फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमीट अकर्स टू फॉर्म जाइगोट। तो यहाँ पर जो सिनगैमी क्या बनाता है, जाइगोट, तो इसी को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। सिनगैमी रेफर्स टू जाइगोट। द जाइगोट डिवीजन करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो धीरे धीरे करके सिंक डाउन हो जाता है और एक जो यूट्रस की सॉफ्ट और थिक लाइनिंग है वहां पर चला जाता है। द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो जो एम्बेडिंग होती है एम्ब्रियो की, है ना, सॉफ्ट लाइनिंग इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, साइड से बैठ जाना, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो पिल्स होती हैं क्या वो एग को किल करती है, नो, स्पर्म को किल करती है, नो,
जाइगोट को किल कर, ये बस क्या करती हैं ताकि एग रिलीज ना हो उसको रोकती हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देख लो, ऐसी डिवाइसेस जो कि प्रिवेंट करती हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, इनको बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेचुरल होती हैं, कुछ वेरियर मेथड्स होती हैं जिसमें कॉन्डम्स, डाइफ्राम्स, सर्विकल कैप्स आती हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती है जैसे लाइप्स, कॉपर टी, कॉपर 7। ओरल और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा है, सहेली कोई लखनऊ की गवर्नमेंट ने शायद इसको चलाया था, इनिशिएट लिया था, और उस टाइम पर जब लिया था तब इसके क्वेश्चंस भी आते थे। और इंजेक्टेबल्स कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, और सर्जिकल मेथड्स में आते हैं वेसेक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट ओव्यूलेशन? यार आप एक बात बताओ, ओव्यूलेशन को कौन सी चीज रोकेगी? ओव्यूलेशन मतलब एग का रिलीज होना, क्या बेरियर रोकेगा? नहीं, सर्जिकल भी नहीं रोकेगा, सर्जिकल में भी वो आएगा, नेचुरल में भी आएगा, तो हार्मोनल रोकता है। इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? तो याद रखना, नेचुरल एक तो है क्वाइटस इंटरप्टस, है ना, एक तो क्वाइटस इंटरप्टस है, इसको दिमाग में याद रखना, रट लो, सीधा नाम है। और एक याद रखना, क्या बोलते हैं, पीरियड एब्सटिनेंस कहा जाता है इसको, पीरियड एब्सटिनेंस, जहां तक मेरे को याद है। ठीक है, एक पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है। ठीक है, अब यहां पर आता है एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल इज। देखो जितने भी मोस्ट ऑफ द वायरस हैं, याद रखना, ये पता मोस्ट ऑफ द वायरस कैसे बनते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से मिलकर बनते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है आरएनए, मोस्ट ऑफ द वायरस। अब दो टॉपिक अपने खत्म हो गए। अब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो डाइवर्सिटी जिसको आप कठिन टॉपिक बोलते हो ना, उसका ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बढ़िया सा डालकर रखा है, जिस वीडियो को देखने के लिए आपको यहाँ पर स्कैन करना पड़ेगा। बढ़िया से यहाँ पर स्कैन करो, ठीक है, लिंक चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप इसको स्कैन कर लोगे कहीं पर भी, गूगल लेंस वगैरह है, यहीं पर अपने यूट्यूब पर कर लोगे, आपको सीधा वीडियो मिलेगा। 22 मिनट और कुछ सेकंड का समथिंग वीडियो है, बढ़िया से डाइवर्सिटी पढ़ लेना, पूरे सवाल आप कर लोगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डील विद। सो जेन्टलमैन, पूरी चीजें कंप्लीट कर ली है। रही बात डिसीज की, तो मैं 3 बार से डिसीज नहीं कराता हूँ, और डिसीज से कभी सवाल आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये डिसीज कवर करने के लिए मैं बढ़िया से एक पीडीएफ दूंगा आपको, उस पीडीएफ से डिसीज कवर कर लेना। अब मैं बिल्कुल आपको जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल रो रेंडी वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। सो दिस वाज अमेजिंग जर्नी ऑफ बायोलॉजी। अब जो सेशन आएगा वो वो आएगा इंडियन ज्योग्राफी का, और उसके बाद सीधा पेपर लीक क्वेश्चन, और 13 अप्रैल की तैयारी। ठीक है, सो जेंटलमैन, इट वाज नाइस सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइस, अच्छा लगा पढ़ा के, बायो की जर्नी बढ़िया रही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।